अपना चैप्टर है पी ब्लॉक कंपाउंड्स या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पहली चीज की पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो सर ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक होते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब फ्लोरीन, नियॉन, ये सब फैमिलीज होती हैं। ठीक है, जिसमें से बोरॉन और कार्बन फैमिली तो सर 11वीं में आ गई थी, बट मैं पक्के से कह रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा याद नहीं होगी। और इसमें आपकी को बहुत गलती नहीं है, बोरॉन कार्बन फैमिली जब चीज इनऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं कह रहा हूँ ना, ब्लॉक केमिस्ट्री इज लाइक योर बायो। अब जैसे कोई बायो का चैप्टर है, एवरेज चैप्टर, ठीक है, वो तुमने अगर बहुत टाइम से नहीं पढ़ा होगा तो मेमोराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बोरॉन कार्बन एक ऑप्शन ये है कि मैं आज करा दूं, आज या कल में। फिर तुम बोलोगे सिलेबस धीरे चल रहा है, तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड करा कि बोरॉन कार्बन में भी रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ, इसको फिर मैं रिविजन में ही लूंगा, है ना। जो ओरिजिनल रिवीजन होगा तब मैं बोरॉन कार्बन, तुम बोलोगे तो सबसे पहले अपन बोरॉन कार्बन उठा लेंगे, तब जब रिवीजन होगा, जब भी सिलेबस होगा उसके बाद। इतना तो टाइम मिल जाएगा कि बोरॉन कार्बन तो हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये वाली फैमिली तो अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे सिर्फ 12वीं में। अभी मतलब 12वीं तुम्हारे लिए क्या 12वीं, अभी जब अपन पढ़ेंगे तो इसको अपन फिर रिवीजन में ही लेंगे। तुम चाहो तो अपने एंड पे कॉपी रिवाइज कर सकते हो, करना ही चाहिए, इसकी कॉपी रिवाइज तुमको करना ही चाहिए। ठीक है, सिलिकेट, सिलिकॉन्स अपन ने पढ़े बहुत सारे, H3BO3, बोरैक्स, इन सबके प्रॉपर्टीज पढ़ी है। डाइबोरेन 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स पढ़े हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शंस पढ़ी है। तो आप अगर कॉपी रिवाइज कर लेंगे तो बहुत 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 बढ़िया रहेगा। तो इसकी कॉपी रिवाइज कर लो आज रात तक, मतलब कल की क्लास के पहले तक आपको सिर्फ बोरॉन कार्बन की कॉपी रिवाइज करनी है। इसमें लगेगा 1 घंटा मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आप रिवाइज कर लेना, बट अपन अच्छे से एक और बार रिवाइज करेंगे रिवीजन क्लासेस में। अभी अपन देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली से। पहली बात, जब तुमको आते होंगे बैंगन, आलू, गाजर, इंतेली, कहे शिव जी, सुने पार्वती, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल भारे आंटी, हीना, नीना और करीना एक्सीलेंट रनर्स, ये तुम आते होंगे। नहीं आते हो तो बता दो, मैं फिर से बता दूंगा कोई सा एक ब्लॉक, अगर कहीं नहीं आता हो तो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पी ब्लॉक केमिस्ट्री में मेरे को 2-4 चीजें बातें करनी है कि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बदनाम चैप्टर है। बदनाम तो है, तुम लोग तो खैर इंस्टाग्राम चलाते हो, नीट वाले तो चलाते हैं, 11-12 वालों को तो पता ही नहीं होता है क्या चीज है। तो जब मीम्स वगैरह होते हैं तो भैया पी ब्लॉक में बहुत होते हैं, क्योंकि यार पी ब्लॉक की जो एनसीईआरटी है ना, वो बहुत एकदम, उनमें सब कुछ दिया है, बहुत बोरिंग लगती है। कल संडे था तो मैंने पी ब्लॉक की एनसीईआरटी 5-6 बार खोली और आधे आधे पेज पढ़ने के बाद इच्छा ही नहीं हो रही थी मेरी कि पढ़ो इसको। तो उन्होंने दिया सब कुछ है, बट थोड़ी सी मेरे को बोरिंग लगती है सबको, मेरे को जब 11-12 में था तब भी। तो पी ब्लॉक की एनसीईआरटी तो इतना बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है एनसीईआरटी में, और सब कुछ दिया है उन्होंने अच्छे से। तो पहली एक, इस चैप्टर के बारे में खास बात क्या है, इस चैप्टर के बारे में या फिर ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में खास बात यह है कि ब्लॉक केमिस्ट्री में क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा। ऑर्गेनिक में जा सकता है, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन में जा सकता है, बट ब्लॉक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर चैप्टर नहीं जाएगा। ये बहुत बहुत अच्छे से बोल सकते हो आप। तो एक चीज है कि ब्लॉक केमिस्ट्री में कुछ उल जलूल चीजें नहीं पढ़नी है, जो एनसीईआरटी में है वो पढ़ना है। ठीक है, जेई में कुछ चीजें हम बाहर की पढ़ाते हैं क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस वगैरह टफर लेवल पे आता है वहां पर, बट तुम्हें इसको एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ना है तो एक फायदा तुम्हारे लिए। दूसरी चीज, बार बार रिवाइज करना है, मतलब सर आपने इतना बोल दिया बायो के चैप्टर जैसा, मतलब सर हम सब चीजें समझ गए कि वैसे ही कार्यक्रम है। ठीक है, और भी चीजें ये हैं कि एक तो सीक्वेंस वाली बात है। इसमें क्या है कि मेरे को पर्सनली एनसीईआरटी का सीक्वेंस किसी भी चैप्टर में नहीं जमता है, क्योंकि वो एक अलग तरीके से लिखी गई है। मतलब एक चीज है कि एनसीईआरटी के सीक्वेंस से पढ़ाऊं कि उन्होंने पहले नाइट्रोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, हाइड्राइड्स के साथ रिएक्शन, NH3 PH3, इनमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रखा है, फिर नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्सी एसिड्स वगैरह दे रखे हैं। फिर उन्होंने ऑक्सीजन फैमिली लिया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ली है, उसके हाइड्राइड्स की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करा है, उसके ऑक्सी एसिड्स करे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी करी है, सल्फर के एलोट्रॉप्स लिए हैं, इधर उन्होंने फास्फोरस के एलोट्रॉप्स लिए हैं। तो जब कोई चीज सिमिलर है, जैसे आप बात करो ऑक्सो एसिड्स, नाइट्रोजन फैमिली में भी ऑक्सो एसिड्स का वही कंसेप्ट है जो ऑक्सीजन फैमिली में, तो उसको अलग अलग बार बार क्यों पढ़ना। और आप कुछ चीज यहाँ पे पढ़ लोगे, फिर मैं आपको बोलूंगा कि भैया एक हफ्ते रुको, फिर क्योंकि उसके क्वेश्चन बोलूंगा कि फास्फोरस फैमिली के क्वेश्चन कर लो, सल्फर के मत करना, वो एक हफ्ते बाद आएगा। तो एनसीईआरटी कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से नहीं बनी है। ऑर्गेनिक में भी तुम देखोगे तो ऑर्गेनिक में भी हर चैप्टर के शुरू में नॉमेनक्लेचर दिया उन्होंने, वो चाहता ही नहीं है कि बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन सॉल्विंग के हिसाब से एनसीईआरटी नहीं है, पढ़ने के हिसाब से अच्छी है।
तो एक चीज वो है कि उनका सीक्वेंस फॉलो करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो जितनी भी चीजें हैं उससे पहले नाइट्रोजन फिर सारी फैमिलीज। दूसरा तरीका जो हम जेई में प्रेफर करते हैं, जेई में हम ऐसे हम मतलब अच्छी जगह पर ऐसे ब्लॉक टाइप नहीं पढ़ाया जाता है, ब्लॉक टाइप सिर्फ रिवीजन कराया जाता है। ब्लॉक टाइप से रिवीजन कराया जाता है, पढ़ाया ऐसे जाता है कि जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ लोग उसको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, कुछ लोग उसको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट डिकम्पोजिशन, सॉल्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्सेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सब आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 90% से ज्यादा हीटिंग इफेक्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें आपका पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक सब खत्म हो जाता है और बहुत बहुत प्यारे तरीके से समझ पड़ता है। बट तुम्हारे साथ दिक्कत ये है कि नीट में तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी नहीं करे, तो मैंने कुछ एक दो चीज कल देखी, फिर एकदम कल रात को ही डिसाइड करा मैंने कि तुमको ना ही पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से कराएंगे, ना ही टाइप्स ऑफ रिएक्शन के हिसाब से कराएंगे। जैसे अपन ने ऑर्गेनिक में करा, तो ऑर्गेनिक में अपना फायदा मेरे को तो लगता है हुआ है कि यार अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म में चीजें पढ़ ली, उसके बाद जब आई तो अपन ने 4-5 बार चीजें पढ़ ली। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चलते तो वो चीजें एक एक बार आती है और क्वेश्चन आप जिंदगी में नहीं लगा पाते जब तक सिलेबस खत्म ना हो पाता तब तक। तो ये फायदा अपने को मिला है कि सब क्वेश्चन भी लगा लिया और रिवीजन भी हो गया। तो यहाँ पर भी इन दोनों का मैंने कल एक हाइब्रिड देखा कि पहले जो चीजें हैं, पहले आपको थोड़े से कंसेप्ट बता दें जो दोनों जगह लगने वाले हैं। तो मैंने ऐसे 4-5 कंसेप्ट लिए हैं जो हर जगह लगने वाले, जैसे ऑक्सी एसिड्स। अब ऑक्सी एसिड्स फास्फोरस के, सल्फर के, उसमें कोई बहुत डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ पर भी हाइपो का मतलब वही होता है, वहां पर भी हाइपो का मतलब होता है, पायरो का मतलब सेम होता है। तो ऑक्सी एसिड्स कॉमन है, पहले ऑक्सी एसिड्स पढ़ लेंगे। उसके अलावा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, मजे की बात बताऊं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन तुमको आधी से ज्यादा ऑलरेडी आती है, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी वही सिद्धांत होता है, यहाँ पे भी वही सिद्धांत होता है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH दो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को H दो, तकरीबन सेम होती है, तकरीबन सेम होती है। ठीक है, तो ये इधर भी है, जेनॉन फैमिली तक हाइड्रोलिसिस है, तो वो अपन एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जैसे बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्ड है, सिलिकेट्स हैं, सिलिकॉन्स हैं, ब्रिज बॉन्ड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब अपन ऑलरेडी 11वीं में पढ़ चुके हैं। 11वीं मतलब 11वीं वालों के साथ। ठीक है, तो इसको अगर अपन जरूरत पड़ी कि सिलिकॉन, सिलिकेट्स, बैकबॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं, है ना, स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, ये सब पढ़ी है वहां पे बोरॉन फैमिली में। जरूरत पड़ी तो कभी देख लेंगे, बट ये सब वहां पर हो चुका है। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड्स, हाइड्रोलिसिस, बैकबॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, इसके अलावा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, पुअर शील्डिंग, ये सब तो आपको आता ही होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा अगर कुछ लगता है तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट ही लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट या फिर शील्डिंग, तो सब आपको आता होगा। ठीक है, ये सब बातें हो गई। ये सब हो जाए थोड़े से बेसिक्स, थोड़ी सी बेसिक रेडॉक्स रिएक्शन, फिर उसके बाद मैं नाइट्रोजन फैमिली फटाक से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो नाइट्रोजन फैमिली फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनके हाइड्राइड्स वाइड्राइड्स सब चीजें फिर आसानी से होगी। तो मेरे को ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा कि एक शॉर्ट में आपको थोड़े से कंसेप्ट बता दी जाए, ताकि देखो एक चीज होती है जो रट के घोट के पीना है। तो एक तो बदनाम ये बहुत है, इनऑर्गेनिक पूरी बदनाम है, बट केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो जन्नत है, वहां पे कुछ रटना नहीं है। यहाँ पे अगर मैं तुमको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो बेशक मैं खुद बोल रहा हूँ रटना पड़ेगा, बट अगर मैं कंसेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा तो शायद कम रटना पड़े, रटना तो पड़ेगा बट कम रटना पड़ेगा। इसके बाद हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ मैं कि हीटिंग से किससे क्या होता है ना, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा सकता हूँ, और भी चीजें हो सकती है। तो कंसेप्ट में आ जाएंगी, फिर उसके बाद अपन फैमिलीज पढ़ लेंगे। टाइम लग सकता है थोड़ा सा, क्योंकि अपन अच्छे से पढ़ेंगे चीजों को, और चैप्टर तुम्हें भी मालूम है पी ब्लॉक से क्वेश्चन आना ही, मतलब सर्टेनिटी है कि पी ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा ही से। कुछ लोग उस क्वेश्चन को बना लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, कंसेप्ट को मिक्स करके, है ना, और कई बार रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाता है कि इन चारों में से कौन सी मेथड से डाइनाइट्रोजन इंडस्ट्रियली बनेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी में उन्होंने इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन दे रखी है, लेबोरेटरिकल दे रखी है, तो आपको एनसीईआरटी की लाइंस में से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, तो पहला जो कंसेप्ट अपन उठाने वाले हैं, बड़ा कंसेप्ट है, बड़ा कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मजा आएंगे, दैट इज। फिर उसके बाद अपन फैमिली चालू करेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली क्या है, ये सब क्या। ठीक है, तो पहले इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पहला अपना है कंसेप्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स, बड़ा है थोड़ा सा, हाँ है। ठीक है, और अपन ने इसलिए क्लास की लेंथ भी थोड़ी सी बढ़ाई है कि भैया पी ब्लॉक आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
तो सबसे पहली बात, ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं सर? ऑक्सी एसिड्स तो सर वो सब होते हैं, वो H3PO4 वगैरह ये सब, और ये सब, हाँ एकदम सही पकड़े, H3PO4 H2SO4 वगैरह। बट इनकी डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स हैविंग एट लीस्ट वन XOH बॉन्ड, वेयर X क्या होगा? X इज इक्वल टू नॉन मेटल। ठीक है, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को एसिड थोड़ी ना बोलेंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स तो बेस हो जाएंगे, जैसे NaOH, KOH, RbOH, ये सब तो बेस होते हैं, और नाम में है ऑक्सी एसिड, तो ऑक्सी एसिड मतलब यहाँ पर होना चाहिए नॉन मेटल। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट वन XOH मतलब नॉन मेटल के साथ OH का बॉन्ड हो, उसको आप बोलोगे ऑक्सी एसिड्स। जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूं, बहुत सारे H3PO4, H2SO4, H3BO3, HClO4, उसके बाद HNO3 is also an oxy acid, है ना? तो ऐसे ऑक्सी एसिड्स हो सकते हैं, HBrO3 एटसेट्रा। तो जहां पे नॉन मेटल के साथ OH की लिंकेज हो उनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, सबसे पहले मैं तुमको एक शॉर्ट नेम की, अगर शॉर्ट में मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दूं शॉर्ट में, तो कुछ नहीं करते, क्या करते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड तुम्हें मालूम होगा कैसे नेचर का होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, बेसिक होते हैं, बताओ? एसिडिक एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। और मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। एम्फोटेरिक कुछ होते हैं, वो अपने को ट्रिक याद है, नहीं याद होगी तो जब एम्फोटेरिक आएंगे फिर से पढ़ लेंगे, है ना? सुनो प्रभु जमीन के आलू गाना गाकर बेचू नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब एम्फोटेरिक फिर से आएंगे, क्योंकि बार बार आते हैं एम्फोटेरिक, बार लगातार, तो तब फिर से पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड्स, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स प्लस पानी। और एक चीज जनरली पता है क्या होता है? पानी के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो इन जनरल नॉन रेडॉक्स होती है, पानी के साथ रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती हैं। इन जनरल बता रहा हूँ, जनरली नॉन रेडॉक्स। जैसे अगर मैं बात करूं SO3, दोस्तों SO3 में पानी डालूंगा तो क्या बनेगा? H2SO3 बनेगा, H2SO4 बनेगा, H2SO4, क्योंकि यहाँ पर भी +6 है सल्फर और यहाँ भी +6 बनना चाहिए। ठीक है, तो SO3 में पानी डाले तो H2SO4, और सिमिलरली अगर SO2 में डालू तो H2SO3, +4 है, H2SO3। अब कोई और बताएगा? कौन बताएगा? सुष्मिता बताना। N2O5 में पानी डाले तो क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कृष्णा जल्दी बोल, है कि नहीं है? थोड़ी देर पहले थी, अभी है कि नहीं देखते है, रुका हूं मैं तो। सुष्मिता एंड सविता, N2O5 में पानी डालेंगे क्या होगा? जल्दी बोलो। चैट बॉक्स में लिख रहे हो, मत ऐसे ही बोलो, या तो बोल दो हमें नहीं आता, सबसे सिंपल है, या तो आंसर दे दो या तो हमें नहीं आता, ऐसे चुपचाप, क्या बोलते हैं उनको, हाँ वैसे मत बैठे रहो। वो H ओ भैया, तू NO3 सुष्मिता सविता है क्या? नाम बदल लिया तूने? सॉरी जल्दी बोलो। अच्छा, लेक्चर सारे मैंने अपडेट कर दिए थे ना, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स आपको पुरानी सारी अपडेट हो चुकी हैं। ठीक है, और वो तो तुम सीख गए, मैं चैप्टर के बाद ही करूंगा, तो इसमें भी जैसे मैंने सपोज किसी को निकाल दिया तो वो चैप्टर के बाद ही फिर रिकॉर्डिंग मिलेगी। बोलो जल्दी, क्या बोल रही थी? अच्छा, तू चैट बॉक्स में लिखी है, नहीं ये तो और कोई है। 15 सेकंड और है, या तो चैट बॉक्स में लिख दो, या फिर बोलो हमें नहीं आता, या फिर टाटा बाय बाय। नहीं पता। अच्छा, बाकी सबके आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तुम आंसर दो भले से, कोई दिक्कत नहीं, गलत दो या फिर नहीं पता, दैट इज नॉट अ इशू, ठीक है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। चलो दोस्तों सुनो, पता कर लेंगे क्या है उसमें। ठीक है, तो 5 दूना 10 बाय 2 5 में HNO3 बनेगा, और क्या?
HNO3 वाला हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, सभी का आंसर yes. वही था। 3 दूना 6 में से 1 गए 5, HNO3 बनेगा। या फिर तुम ऐसे कर लो जैसे इसमें करा था ना, H2S सबको ऐड कर लिया H2O4, तो इसमें तुम ऐड कर लो तो क्या बनेगा H2N2O6। अरे ऐड करो ना H2N2O6, yes sir इसका एम्पिरिकल O6 फॉर्मूला लिख लो बाय 2 HNO3। जैसे हाँ आपने करा था H2O4 या फिर H2SO3, ऐसे भी कर सकते हो HNO3, तो N2O5 से क्या बना HNO3। सिमिलरली अगर कोई बना N2O3 से क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 6 बाय 2 प्लस 3 3 +3 HNO2 HNO2, HNO2 4 में से 1 बनेगा। गए 3 प्लस 3। ठीक है, ऐसे चीजें आपसे पूछ सकते हैं। जैसे बताओ Mn2O7 प्लस पानी। वैसे मेटल वालों को ऑक्सी एसिड्स नहीं बोलते हैं, वैसे बनेगा तो HMnO4, बट मेटल्स वालों को जनरली ऑक्सी एसिड्स बोलते नहीं है। तो कोई नॉन मेटल का एग्जांपल और ले लेते हैं, और चलो Cl2O3 प्लस पानी क्या बनेगा, HClO2 HClO2। या तो ऐसे कर लो बच्चों वाले तरीके से, H2 इसको 2 बार ऐड करो Cl2 और ये O4। ठीक है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों इसका HClO2। या फिर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट से कर लो, 3 दूना 6 बाय 2 प्लस 3 है तो 4 में से 1 गए प्लस 3। ठीक है, सिंपल सी बात। चलो, तो इस अपन ने बात कर ली ऑक्सी एसिड्स। सारे पढ़े क्या, नहीं सारे नहीं पढ़े, कुछ कुछ पढ़े। जैसे P2O5 में डालते तो H3PO4 बनता, P2O3 में डालते तो H3PO3 बनता। तो कुछ कुछ पढ़े तो अपन ने ऐसा इन जनरल बता दिया मैंने। B2O3 में पानी डालते तो H3PO3 बन जाता, B2O3 में डाल दो ढेर सारा पानी तो क्या बन जाता H3PO3। CO2 में डाल दो ढेर सारा पानी तो क्या बन जाता H2CO3। ऐसे तो कार्यक्रम तो चलते रहेगा, है ना, कार्यक्रम विल गो ऑन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इन जनरल बताओ कि एक छोटी सी चीज है इसमें से नाइट्रस कौन है, नाइट्रिक कौन है। या फिर छोड़ो, सुनो मेरा सिंपल सा प्रश्न है, नाइट्रस एसिड कौन है, +5 वाला HNO2 +3 वाला जिसकी ऑक्सीडेशन एक होता वो है लोअर लोअर, क्या होता है हायर O फॉर O, और OSP हायर क्या लो होता है एक, I एक फॉर I। सही है दोस्तों, चलो तो ये हायर है तो ये क्या है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक और ये लोअर है तो ये क्या है नाइट्रस। नाइट्रस ठीक है, साथ साथ में लिखते चल रहे हो ना, इंतजार मत करना, यस सर और अगर बता दो इंतजार करना तो मैं रुक जाता हूँ। जैसे इस भाई ने बोला कि सर आपको ये कैसे पता पड़ा कि 2 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि इनका जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 2 ही है। अगर कहीं पे ऐसा बन रहा होता तो लिखना, ऐसे धीरे धीरे चलेगी तो फिर कैसे काम हो पाएगा। सर वो छोटा कर दो, हाँ, छोटा मतलब कर दिया। 2-3 पन्ने में। अरे कर दिया, तू शांति से लिख जल्दी से। इसने बोला सर 2 से ही डिवाइड क्यों करा जैसे कहीं बता, जैसे B3O9 है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, या फिर B3O6 है, BO3 BO2 तो डिसाइड कैसे होगा, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है उससे डिवाइड करेंगे। ये सबका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 3 है तो 3 से डिवाइड करा। जैसे B4O6 है तो B4O6 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 2, 2 B2O3 बन जाएगा। B2O3 बन जाएगा। सर 4 से डिवाइड क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाता पर ये डिवाइड नहीं होता। ऐसे थोड़ा सा लॉजिक भी लगता है। आता वो भी 3/2 ही तो इधर ही तो चाहता ना। किसी से भी डिवाइड कर फ्रैक्शन तो वही आएगा, सही बात है। हम्म, बट सुंदरता वाली बात, आता तो वो भी वही, एकदम सही है। काफी सारी बातचीत और करनी है। ठीक है, तो अब जैसे सम कॉमन ऑक्सी एसिड्स, अलग अलग टॉपिक भी पढ़ेंगे, बट पहले बात कर लें सम कॉमन ऑक्सी एसिड्स। तो जनरली क्या होता है, सबसे कॉमन होता है एक फॉर्म, सबसे नॉर्मली नोन होता है एक फॉर्म, है ना, सबसे नॉर्मली नोन होता है एक फॉर्म। या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं, लिखना तो है ही सही। नॉर्मली नोन क्या होता है, नॉर्मली नोन होता है एक फॉर्म,
और जो है वो हो क्या है अस फॉर्म। तो ये दोनों क्या होते हैं, ये होता है अस फॉर्म मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और ये होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और ये कब होते हैं जब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो। कभी दोनों यूज कब होते हैं जब दोनों मोस्ट कॉमन हो, जैसे HNO3 है। ठीक है, तो इस एक और कब यूज होते हैं जब मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो। जैसे कॉमन जैसे +3 और +5 है उसकी नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की भी सेम है। ठीक है, सल्फर की क्या है वो बात करेंगे, +6 और +4 है। ठीक है, तो एक और अस अपन यूज करेंगे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो अगर कोई पूछे कि साहब फॉस्फोरस एसिड कौन है, फॉस्फोरिक कौन है, तो फॉस्फोरस की भी +5 और +3 मोस्ट कॉमन होती है। तो फॉस्फोरिक होगा H3PO4। क्या करना है इसमें, स्क्रीनशॉट ले लो। फॉस्फोरस की क्या होगी H3PO4 और फॉस्फोरिक क्या होगा H3PO3। इतना क्लियर। तो अस और इक तो क्लियर है ना। ऐसे ऑर्थो भी बोलते हैं उसको, ऑर्थो मतलब मोस्ट कॉमन होता है, बट वो सब छोड़ो अभी, है ना। तो फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक, इक और अस की थोड़ी सी अपन ने बात कर ली। अब एक चीज क्या होता है, कई बार लिखा रहता है पर इक, पर इक, है ना, पर इक। और एक बार क्या लिखा रहता है हाइपो, नहीं सॉरी हाइपो, हाँ हाइपो हाइपो। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, इन टॉपिक्स में डेफिनेशन बहुत सारी है, बट जैसे जैसे अपन बात करते हैं बहुत सिंपल पढ़ते जाएगा। मतलब शुरू में टफ लगेगा क्योंकि डेफिनेशन ज्यादा है, बट आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, मतलब कभी जिंदगी में पढ़ी होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी ना कभी। ठीक है, तो शायद तक वो डेफिनेशन आपको जल्दी हो जाए, और जिसने नहीं पढ़ी होगी उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, सुनना बात को, समझना इसके जज्बात को। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अस और इक फॉर्म होते हैं। और एक चीज तुमने सुनी होगी बचपन में 9th-10th में, मैंने तो 9th में सुनी, तुमने तो उसके बाद भी सुनी होगी, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आते हैं ना तुम्हारे yes, बारे में, Yes, so स्वेल अप हो जाता है और श्रिंक अप हो जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पता नहीं वो तो ऑस्मोसिस में होता है। ठीक है, yes, sir. हाइपो और हाइपर मेरे को याद है ना। और यूं भी याद है कि हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर बोलते हैं ना, क्यों हाइपर हो रहा है बेमतलब, हाइपर मतलब ज्यादा। तो हाइपर या फिर पर, हाइपर या पर मतलब होता है हाइपो। देखो हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब कम। जो कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो कौन कौन सी हैं, अस और एक। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, अस और एक। हाइपर हो रहा है, हाइपर हो रहा है मतलब खतरनाक, ज्यादा से भी ज्यादा। तो हाइपर क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉमनली हायर है उससे भी ज्यादा। नहीं सर हमको नहीं समझ पड़ा, समझ पड़ेगा, धीरे धीरे समझ पड़ेगा। ठीक है, तो हाइपर मतलब क्या होता है, कॉमन से भी ज्यादा, और हाइपो मतलब जितनी होना चाहिए लोअर से भी कम। कम। पर ये सर हमको नहीं समझ पड़ा, अरे समझ पड़ेगा, जब एग्जाम्पल आएंगे तब आसानी से समझ पड़ेगा। अस से भी कम, और हाइपर मतलब इक से भी ज्यादा। और हाइपर अभी तुम्हें नहीं समझ पड़ेगा, मैं पक्के से बोल रहा हूँ। समझ पड़ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, पर जब तक मैं इसके एग्जांपल्स धीरे धीरे इंक्लूड ना करूंगा तब तक समझ नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी ले लूं क्या एक, चलो ले लेता हूँ, अभी ले लेते हैं, है ना, पहले ही बोल रहा हूँ, अभी साथ साथ में लिखते चलो। इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन के थ्रू मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। वैसे अभी का टॉपिक नहीं है, बट अभी पढ़ लेते हैं, बाद में चिल रहेगा। तो इसके मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसका जो एक फॉर्म है और अस फॉर्म है। क्लोरीन का जो एक फॉर्म है वो होता है HClO3, और अस फॉर्म क्या होता है HClO2। बताओ एक फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6 में से 1 गए 5, 5. और अस फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं हेलस एसिड, और इसे क्या बोलते हैं हेलिक एसिड। इतना समझ गए। अब इसके बाद एक होता है जिसको बोलते हैं पर हेलिक एसिड। क्या बोलते हैं, पर हेलिक। तो पर हेलिक का तुम फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या, पर मतलब HClO4। पर मतलब एक से भी ज्यादा, तो HClO3 से भी ऊपर क्या हो सकता है, HClO3 से भी ऊपर हो सकता है HClO4, क्योंकि इसमें +7 होती है, 4 में से 8 में से 1 गए, पर हेलिक एसिड। और किसी ने पूछ लिया तुमसे
हाइपोहेलस एसिड। तो हाइपोहेलस मतलब हेलस से भी हाश से भी कम, कम, मतलब 3 से कम। HCl, HClO, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं HOCl। सेम बात। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। ठीक है, तो ये जो चार चीजें मेनली क्लोरीन फैमिली के लिए ही होती है, मेनली क्लोरीन फैमिली के लिए ही होती हैं चीजें, बाकियों में कई बार लगती है, कई बार नहीं लगती है। तो अगर कम से भी कम हो, मतलब बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, जितनी होना चाहिए उससे भी कम, तो हाइपो। और जितनी एक्चुअली होती है नॉर्मली, उससे नॉर्मल से भी ज्यादा, तो क्या आप बोलोगे? पर। हाइपर। पूरा हाइपर क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते पूरा हाइपर, सिर्फ पर बोलते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फिर से मैं इनको इंक्लूड करूंगा, बिल्कुल लोड नहीं लेने का। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं इनको डिटेल में इंक्लूड करूंगा, अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है, तो अब मैं डिटेलिंग में पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे, है ना। नंबर मैंने कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। तो टॉपिक चल रहा है ऑक्सी एसिड्स, और ये मैंने बातें कर ली हैं। असफॉर्म, इक फॉर्म क्या होता है, पर हेलिक मतलब पर फॉर्म और पायरोफॉर्म, जनरली ये सब चीजें क्या होती हैं। अब एक जो सबसे ज्यादा लिखा जाता है ऑर्थो, चलो ऑर्थो बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूँ पायरोफॉर्म। क्या बोला दोस्तों? पायरोफॉर्म। अब नई चीजें आएंगी, आप मेरी बात सुनो, होता है तो होता है, डेफिनेशन जितने जल्दी आप सीखोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, पायरो का मतलब तुम्हें मालूम क्या? हीट से रिलेटेड होता है, हीट से। तो पायरोफॉर्म कब हाँ, बनता है पता है? पायरोफॉर्म तब बनता है जब आप किसी से इंटरमोलिक्यूलर पानी निकालो। इंटरमोलिक्यूलर H2O एलिमिनेशन। नहीं सर, हमें नहीं समझ पड़ा। जैसे सपोज मानो दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल, उनमें इंटरमोलिक्यूलर पानी निकालोगे तो क्या मिलेगा? पायरो। पायरो मतलब पीस दिया, पायरो मतलब दो लाए मॉलिक्यूल, अब निपट गया बेचारा पेन। तो दो मॉलिक्यूल लाए, दोनों बेचारों को पीस के आपने पानी निकाल दिया, है ना। इसको दूसरे शब्दों में कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 2 × X माइनस पानी। क्या ये गलत है? नहीं, ये भी सही है। आप किसी मॉलिक्यूल का डाइमर लो, 2 टाइम लो, उसमें से पानी निकालो। सर हमको समझ नहीं पड़ रहा सर, हम क्या करें क्या करें क्या करें? अरे बहुत सिंपल है, अभी एक एग्जाम्पल उठा के फेंकूंगा, तुम समझ जाओ। मेरे को पक्का भरोसा एक एग्जाम्पल से ही समझ जाओ। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल क्या लेता हूँ? एग्जाम्पल लेता हूँ पायरो फॉस्फोरिक एसिड। मैं समझाऊंगा ना, एग्जाम्पल तो मैं दूंगा। पायरो फॉस्फोरिक एसिड। तो सबसे पहले दोस्तों फॉस्फोरिक एसिड क्या होगा? एक मतलब हायर, तो कॉमनली नोन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? H3PO4। फॉस्फोरिक समझ गए तुम? H3PO4। और फॉस्फोरस होता है H3PO3। तो फॉस्फोरिक समझ गए, H3PO4। पायरो मतलब क्या करना है? इसमें से इंटरमोलिकुलर पानी निकालना है। इसके दूसरे भाई को बुलाना है, इन दोनों भाई को मिला के पानी निकालना है। इसके दूसरे भाई को बुलाना है, दोनों को मिला के पानी निकालना है। इसको मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, बाद में इसको फिर से और बार पढ़ाऊंगा एक और बार, पर अभी एक बार तो समझो। तो क्या करना है दोस्तों? 2 × X माइनस पानी। तो 2x करने से क्या आ रहा है? 2x करोगे तो क्या मिलेगा? H6P2O8। P2O8, में से जब निकालोगे तो क्या बनेगा? H4 H4 P2 H4P2O7। H4P2O7। इसका नाम क्या है? पायरो फॉस्फोरिक एसिड। समझ गए? पायरोफॉस्फोरिक एसिड मतलब उसके दो मॉलिक्यूल उठाना है और दोनों मॉलिक्यूल में से पानी निकालना है। चलो अब एग्जांपल मैंने दे दिया, क्वेश्चन तुम करो। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले मेरे को एक चीज बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। हाँ, अब तुम बता दो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? अभी अपन फॉर्मूला बाजी करेंगे, जब अपनी फॉर्मूला बाजी खत्म हो जाएगी तो फिर अपन स्ट्रक्चर बाजी करेंगे। अरे इतना टाइम लग रहा है तुमको डबल करके पानी निकालने में? सीरियसली? H2SO7। अलग अलग आंसर दे रहे हो तुम लोग। H2 H2SO3 H2H2O3। O7। सॉरी पायरो मतलब पहले इसको डबल करो। डबल करोगे, पायरो मतलब दो मॉलिक्यूल निकाल के पानी निकालना है।
दो मॉलिक्यूल लाके पानी निकालो, तो दो मॉलिक्यूल लाओगे तो क्या बनेगा H4H2O8, वैसे जब पानी निकालोगे तो क्या बनेगा H2H2O7, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका एक और नाम होता है ओलियम। स्ट्रक्चर बाजी में कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर बाजी अपन एक और बार बाद में करेंगे, तो उससे क्या होगा तुम्हारा स्ट्रक्चर बाजी बाद में करेंगे तो अपन क्या फिर से एक और बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, ताकि अपन सब चीजें क्लास में भी रट ले और तुम यू भी रट लो तो काम हो जाए। तो H2H2O7 ओलियम बन गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो मतलब क्या करते हैं, डबल करके पानी निकालना। पानी निकालना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्वेश्चन, पायरो क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड क्या होगा, क्लोरिक मतलब हायर, और कॉमनली तो HClO, HClO3, कॉपी में लिखा है ना, कॉपी में देखो क्लोरिक क्या होता है, क्लोरिक होता है O3, तो HClO3 का डबल में से 2x माइनस पानी, तो डबल करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों H2Cl2O6 में से जब पानी निकालोगे तो क्या बनेगा, बोलो 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 Cl2O5। तो क्या पायरोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H का बचा Cl2O5। तो क्या ये पायरोक्लोरिक एसिड है, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि मेरी बात सुनो, सामने वाले ये ऑक्सी एसिड ही नहीं है, इट इज नॉट एन ऑक्सी एसिड। तो सर क्या अचार डालें, हाँ डाल लो, ठीक है, तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले ने क्या बोला है, देखो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो जब फॉस्फोरिक एसिड में से दो बार में से पानी निकाल के जो ऑक्सी एसिड बन रहा है वो बताना है, क्योंकि इसके नाम में भी तो एसिड है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी क्या होना चाहिए दोस्तों, ऑक्सी एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में से भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑक्सी एसिड है, क्योंकि नाम में भी एसिड है तो वो भी ऑक्सी एसिड होना चाहिए। बट जब पायरोक्लोरिक एसिड का जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्या ये ऑक्सी एसिड है, नहीं। अरे यहाँ पे OH लिंकेज का मिलेगा, ClOH XOH लिंकेज का मिलेगा, नॉट एन ऑक्सी एसिड। पायरोक्लोरिक एसिड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से चल रहे हो तो एक ऐसी चीज बन रही है जो कि ऑक्सी एसिड नहीं है, तो आप पायरोक्लोरिक एसिड नहीं बोल सकते। समझ रहे हो, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत बार आएंगी बीच बीच में। तो इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ क्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे, क्योंकि क्लोरिक एसिड में से पानी निकाल के एनहाइड्राइड बनता है, किसी भी चीज में से पानी निकालते तो एनहाइड्राइड बनता है ना। तो अगर वो ऑक्सो एसिड बोलता तो आप ऑक्सो एसिड भी बोल सकते थे इसको, और मजे की बात पता है, इसको आप एनहाइड्राइड भी एक तरीके से बोल सकते थे, वैसे एनहाइड्राइड का पढ़ेंगे अपन आखिरी में क्या होता है, बट ये एनहाइड्राइड छोड़ो, तुम्हें ये चीज समझ पड़ गई कि पायरोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं बोलते, उसमें वो नॉन मेटल OH लिंकेज नहीं है, क्योंकि उसमें ऑक्सी एसिड की कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है। ऑक्सी एसिड की कंडीशन क्या है कि X के साथ OH बॉन्ड होना चाहिए, और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है वहां पर। साथ साथ में लिखते भी चल रहे हो आई थिंक, नहीं तो मैं 10-15 सेकंड और ले लो। तो पायरोफॉर्म वाज इंपॉर्टेंट, पायरोफॉर्म मतलब डबल करके पानी निकालना, पायरोफॉर्म। अच्छा ये मत समझना से पायरोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म का भाई होगा, अबे क्लोरोफॉर्म अलग चीज है और पायरोफॉर्म अलग चीज है ना, कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन नहीं है। अब पायरो के बाद भाई साहब कौन आता है, आते तो बहुत सारे हैं, बट अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे पायरो के बाद मेटा। अच्छा मेटा मतलब बेंजीन के बाजू वाला, अबे वो मेटा ऑर्गेनिक का अलग होता है, यहाँ का मेटा अलग होता है। तो यहाँ पायरो के बाद अपन क्या देखेंगे, मेटाफॉर्म। अब जैसे पायरोफॉर्म में बताओ इंटरमोलिकुलर पानी निकाल लेते कि इंट्रामोलिकुलरली, बताओ बताओ बताओ। इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर वाटर एलिमिनेशन, मतलब मॉलिक्यूल में से खुद में से पानी निकालेंगे। जैसे पायरो में क्या कर रहे थे, दो मॉलिक्यूल को लाके पीस रहे थे और डबल करके पानी निकाल रहे थे, और मेटा मतलब खुद ही में से पानी निकाल रहा है ना, मेटा मतलब मेरा है खुद का। पायरो में पीस के पानी निकाल रहे थे दो मॉलिक्यूल को मिला के, यहाँ पे मेटा मतलब आप इंट्रामोलिकुलरली ना मॉलिक्यूल इटसेल्फ में से आप पानी निकाल दो। तो इसका एग्जांपल मैं दूंगा, है ना, फिर आपको एक एग्जांपल करना है, फिर आप समझ चुके हो। तो एग्जांपल मैं वही ले रहा हूँ, मेटा फॉस्फोरिक एसिड।
मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है दोस्तों? H3PO4। अब इसमें से जब पानी निकालोगे, क्योंकि मेटा है तो मेटा मतलब पानी निकालोगे तो क्या बनेगा? H और PO3। HPO3 बोलेंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या है? तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि एक तो निकालो मेटाबोरिक एसिड, ठीक है, और दूसरा निकालो मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। ये निकाल लिया मतलब तुम समझ गए। बोलो मेटाबोरिक एसिड। HbO2 HbO2 HbO2, सर HbO2 ठीक है। तो बोरिक एसिड क्या होता है? H3PO3। और मेटा मतलब हाँ। एक बार पानी निकालना है। तो सर आपने पायरोबोरिक एसिड क्यों नहीं कराया? मैं तो एक जनरल एक एग्जांपल ले रहा हूँ ना। कंसेप्ट मैंने बताया था डबल करके पानी निकालना। पायरो में, मेटा में सीधा सीधा पानी निकालना है। तो क्या बना? जैसे इसने जो बोला था अभी कि एक H 2H निकल गए तो एक H बच गया। बी वैसा की वैसे ही है। अब 3 पानी में से एक पानी निकल गया, सॉरी एक वो निकल गया तीनों में से। HbO2, कोई पूछा HbO2 का फॉर्म, HbO2 क्या है तो क्या बोलोगे? मेटाबोरिक एसिड। अब बताओ मेटा सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? SO3 नहीं होता। है ना? पर वो SO3, होगा। दैट इज रॉन्ग, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि SO3 इज नॉट एन ऑक्सी एसिड। SO3 इज नॉट एन ऑक्सी एसिड। इसको आप मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो और मेटा समझ गए सभी लोग? यस Yes. सर। पायरो मतलब डबल करके पानी निकालना, मेटा मतलब एक बार का पानी निकालना खुद में से, उसमें से। तो पायरो और मेटा हो गया, ठीक है। मेटा सल्फ्यूरिक एसिड डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि साहब वो ऑक्सी एसिड नहीं है। तीसरा है ऑर्थो, बगल वाला नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑर्थो फॉर्म पता है, मजे की बात है, किसी काम का नहीं है, किसी फॉर्म का नहीं। जनरली डिफाइंड फॉर्म के आगे ऑर्थो लिख देते हैं। क्या बोला मैंने? जनरली डिफाइंड फॉर्म के आगे ऑर्थो लिख देते हैं। एक शॉर्ट में बात बताऊं तो इट इज ऑफ नो यूज, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। जैसे H3PO4 है, H3PO4 को क्या बोल देते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। नहीं, कई बार क्या बोल देते हैं इसको? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अगर आप ऑर्थो नहीं बोलोगे तो कोई बिगड़ेगा क्या इसका? तो आंसर है कुछ नहीं बिगड़ेगा। फॉस्फोरिक एसिड भी वही है और ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड भी वही है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, बताओ ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड कौन है? बताओ। फॉर्मूला बताओ ऑर्थो फॉस्फोरस का। क्या कर रहे हो? वो H2PO3 H2PO3, H2PO4 H2PO3। वाह यार, बहुत बढ़िया। H2PO3। सॉरी H3PO3 H3PO3, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फॉस्फोरस एसिड जो होता है H3PO3 वही ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होगा। जो फॉस्फोरस एसिड है वही ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है। ऑर्थो तो ऐसे टाइम पास के लिए लिख दिया जाता है। तो ऑर्थो को टाइम पास के लिए लिखा जाता है यहाँ पर। तो ऑर्थो का कोई बहुत यूज यहाँ पर नहीं है। पायरो मतलब पीस के पानी निकालना। मेटा मतलब मैसेल्फ, उसी मॉलिक्यूल इटसेल्फ में से पानी निकालना। पीस के पानी दो बार में से पानी क्यों निकाला? पायरो। मेटा मतलब मॉलिक्यूल इटसेल्फ में से पानी निकाला, मेटा। ऑर्थो मतलब टाइम पास, कुछ नहीं है। जो जनरली कॉमन होता है उसको ऑर्थो लिखते हैं। तीनों समझ गए तभी आगे बढ़ पाएंगे। टफनेस बढ़ेगी अब। टफनेस बढ़ेगी। चलो चौथा फॉर्म। सर जनरली डिफाइंड फॉर्म मतलब अपने हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। नहीं, हाँ मतलब जो जनरली होते हैं, फॉस्फोरस फॉस्फोरिक और जो क्लोरस क्लोरिक। या फिर तुमसे को पूछा ऑर्थोबोरिक एसिड, क्लोरस तो ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होगा? तो बोरिक वो एसिड कैसे डिफाइंड H2PO3 होता है? H3PO3। H3PO3 बस इतना सा है। मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को कॉमनली बोलेंगे। उनको ऑर्थो लिख देते हैं टाइम पास करने के लिए। नाउ okay. चौथा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट, हाइपोफॉर्म।
हाइपो फॉर्म मतलब क्या बोला दोस्तों? कम से भी कम। क्या बोला था मैंने? कम से कम भी से भी कम। कम। कम वाला अस होता है कि इक होता है? अस होता है। तो अस फॉर्म में से, अस फॉर्म में से भी जब तुम ऑक्सीजन निकाल लो, या फिर अस फॉर्म से भी कम ऑक्सीडेशन स्टेट, जब तुम अस फॉर्म में से भी ऑक्सीजन निकाल लो तो क्या बनेगा? हाइपो फॉर्म। क्योंकि मैंने क्या बोला था? हाइपो मतलब कम से भी कम। एक होता हाइपो, बहुत कम लेवल पहुंच गया, और एक होता हाइपर मतलब बहुत ज्यादा। तो हाइपो मतलब कम से भी कम। कम। कम से भी कम। और कम वाला कम वाला क्या होता है? अस फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है? अस। अस फॉर्म। है ना? एक फॉर्म के लिए हाइपो नहीं होता है। एक फॉर्म के लिए हाइपो नहीं होता है। हाइपो मतलब कम से भी कम, और हाइपर मतलब ज्यादा से भी ज्यादा इन जनरल। ठीक है, तो हाइपो अस फॉर्म के लिए होता है। सर समझाओ, अच्छे से समझाऊंगा ना, लोड क्यों ले रहे हो? जैसे फास्फोरस एसिड है, फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? H3PO3। अब फास्फोरस एसिड में से भी जब O हटा दोगे एक और उससे भी कम कर लोगे तो क्या बन जाएगा? हाइपो फास्फोरस एसिड। क्या बन जाएगा? हाइपो फास्फोरस एसिड। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H3PO2। 2। अब सर आप इनके स्ट्रक्चर बता दो। अरे स्ट्रक्चर तो मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद, स्ट्रक्चर तो अपन बता देंगे, पर एक स्ट्रक्चर में क्या होगा, मैं फिर से ये सब चीज आएंगी तो अपना रिवीजन हो जाएगा। मतलब मैं तो यहाँ पर भी बता दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर से जब चीज आएंगी तो रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, या फिर यहीं पे बता दूं। दोनों पॉसिबिलिटी अपने पास, दोनों पॉसिबिलिटी है। चलो वो सब छोड़ो, स्ट्रक्चर देख लेंगे अपन, अभी देख लेंगे स्ट्रक्चर, लोड मत लो इसका। अब एक चीज मेरे को बताओ, एक कॉमन नेम होते हैं, कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस एसिड का कॉमन नेम पता है क्या है? कॉमन नेम फॉस्फोरस एसिड का कॉमन नेम है फॉस्फोनिक एसिड, और H3PO3 का कॉमन नेम है फॉस्फोनिक एसिड, और H3PO2 का कॉमन नेम क्या है? फॉस्फेनिक एसिड। तुम कुछ कर सकते हो क्या कॉमन नेम में? कॉमन नेम के वजह साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता है तो है, समझ रहे हो? कॉमन नेम है तो है। इस बार क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, ठीक है, उनमें बीच में उसने एक इसी बार आया था, मैं इसी बार बच्चों ने पूछा था, जनवरी फरवरी अटेम्प्ट में आया था शायद, उसमें फॉस्फेनिक एसिड के साथ कुछ कराया था। अब वो रिएक्शन तो मतलब महा लल्लू रिएक्शन थी, शायद तक पूछा था कितने हाइड्रोजन वगैरह जो तुम आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। बट मुद्दा क्या है कि तुम्हें उसके लिए पता होना चाहिए फॉस्फेनिक एसिड क्या होता है। तो फॉस्फेनिक एसिड बच्चे को पता ही नहीं था। फॉस्फेनिक एसिड क्या होता है? H3PO2। H3PO2 क्या एनसीईआरटी में दिया है? तो आंसर है हाँ, एनसीईआरटी में ब्रैकेट में एक लाइन दी है उन्होंने, इट इज फॉस्फेनिक एसिड। जहां पर ये है तो एनसीईआरटी वालों ने लिखा है कि ये फॉस्फेनिक एसिड है। तो फॉस्फेनिक देखो, ये तो क्या है, फॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरस, ये तो आप समझ गए, फॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरस तो आप समझ गए। बट मुद्दा ये है कि इनके कॉमन नेम क्या है। तो फॉस्फोरस तो ठीक है, H3PO3 वगैरह, और हाइपोफॉस्फोरस समझ गए। ये हाइपो मतलब क्या करते हैं? कम से भी कम। हाइपो मतलब लोअर से भी लोअर, हाइपो मतलब लोअर से भी लोअर। ठीक है, तो हाइपो फॉर्म आ गया। परंतु जो कॉमन नेम है कि फॉस्फेनिक एसिड कौन है और फॉस्फोनिक एसिड कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉस्फेनिक कौन है? H3PO2, H3PO3, H3PO4, बताओ कौन है? H3PO2। नीट का क्वेश्चन। फॉस्फेनिक एसिड ए H3PO4, B H3PO2, C H3PO3, या फिर D H4P2O7। बी बॉम्बे। बी। फॉस्फेनिक होगा बॉम्बे, H3PO2। और फॉस्फोनिक पूछता तो क्या होता? सी। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है क्या? तो आंसर है हाँ, एनसीईआरटी में मेंशन है तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप सीख गए हाइपो फॉस्फोरस एसिड। और एक इसको एग्जांपल, हाँ याद करने का थोड़ा कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें? क्यों होगा? मतलब क्यों नहीं होगा? होगा उसमें क्यों होगा? H3PO3।
तो कुछ हो तो बता दो। तुम ये बनाओ। मैं क्या बनाऊं, मेरे को तो याद है फॉस्फेनिक क्या है, H3PO2 होता है, फिनिक O2 H3PO2। बनाना है तो बना लो कुछ, फिनिक और फोनिक। हाँ, ऐसा कर सकते हैं ना कि मतलब अगर उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसका लोअर वाला आएगा, मतलब O वाला आएगा, और इसमें लोअर है तो उसका हायर वाला आएगा। एक तो उससे लफड़ा हो जाएगा ना। मतलब ये बीच वाला O और I। अरे पर उससे लफड़ा नहीं हो जाएगा। देखिए लोअर है, देख सीधी सी बात है, लोअर है और ये हायर, एक फॉस्फोनिक है, एक फॉस्फोनिक है, एक फॉस्फेनिक है, तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो फॉस्फेनिक देख आई पहले आता है कि ओ पहले आता है? I आता है। आई आता है, तो बस ये लोअर है। जैसे इसमें क्या है, 6 में से 3 का +3 है, इसमें से क्या है, 4 में से 3 का +1 है, तो आई पहले आता है तो ये लोअर है। और फॉस्फेनिक में आई पहले आता है तो आई पहले आता है तो लोअर है, लोअर मतलब H3PO2 है। और ये क्या है, बाद में आता है, मतलब ये H3PO3 है, ऐसे कर। हायर। पर कंफ्यूजन हाँ होता ठीक ही है। है, उसमें कुछ नहीं कर सकता, कंफ्यूजन होता ही है ना। चलो हाइपोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। HClO। क्लोरस एसिड क्या होता है? देखो एक होता है क्लोरिक एसिड, क्लोरिक होता है HClO3, तो क्लोरस होता है HClO2। और हाइपो मतलब कम से भी कम, तो HClO2 में से O निकालोगे तो HClO। वैसे तो ऊपर रटा ही था ना अपन ने, हाइपोक्लोरस पढ़ा ही तो यस था सर। ऊपर, बट फिर भी मान लो यहाँ पे फिर से पढ़ लिया। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। पर एक चीज सुनो, सर आपने अस फॉर्म के लिए तो हमको हाइपो बता दिया, अस फॉर्म के लिए सीख गए क्या हाइपो? Yes, sir. हाँ Yes, sir. अस फॉर्म के लिए क्या करना, हाइपो मतलब कम से भी कम, जो अस फॉर्म है कम उससे भी कम। पर अगर मैं एक फॉर्म के लिए बात करूं, तुम खुद सोचना, एक फॉर्म के लिए लॉजिकली बात करें, जैसे एक फॉर्म है, फॉर एक फॉर्म, जैसे एक फॉर्म क्या H3PO4, ये क्या फॉस्फोरिक। अब इसमें से जब तुम O निकालोगे तो क्या बन जाएगा H3PO3, तो क्या इसको मेरे को क्या हाइपोफॉस्फोरिक बोलना चाहिए क्या? नहीं, फॉस्फोरस। नहीं, ये हाइपोफॉस्फोरिक है ही नहीं, ये तो क्या है, फॉस्फोरस है। ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड को ही फॉस्फोरिक बोलेंगे मतलब? सर दोनों का फार्मूला है। अरे फॉस्फोरिक H3PO4 होता है और फॉस्फोरस H3PO3 होता है, बहुत डिफरेंस है। तो मेरी बात सुनो, अगर एक फॉर्म में तुम बोलो कि सर मैं तो एक फॉर्म के लिए भी हाइपो लिखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो एक फॉर्म के लिए हाइपो लिखने का मतलब है क्या कुछ? नहीं, अस वाला ही हो जाएगा क्योंकि एक फॉर्म में से अगर तुम ओ हटाओगे तो अस वाला है, तो जनरली जो एक फॉर्म होता है, जनरली जो हाइपो वर्ड डिफाइंड होता है, वो एक फॉर्म के लिए जनरली नहीं होता है। किसके लिए होता है? अस फॉर्म के लिए। तो अस फॉर्म में से अगर ओ हटा दिया, लोअर से भी लोअर, तो ये क्या हो गया, अस फॉर्म। क्या बोला मैंने, लोअर से भी लोअर, तो ये क्या हो गया, तो हाइपो। अस फॉर्म, हाइपो फॉर्म। ठीक है, लोअर से भी लोअर हो गया हाइपो फॉर्म। तो सर एक फॉर्म के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्म के लिए क्या करते हैं पता है, एक फॉर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे यार ये बहुत ज्यादा हैवी हो सकती है तुमको शायद। तो एक फॉर्म के लिए क्या होता है मार्केट में, एक फॉर एक फॉर्म डायरेक्ट हाइपो इज नॉट डिफाइंड। एक फॉर्म के लिए डायरेक्ट हाइपो डिफाइन नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं, अच्छा बट एक चीज मेरे को सुनना, जैसे सपोज मानो कि मैंने बना लिया पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो एक फॉर्म के लिए डायरेक्ट हाइपो नॉट डिफाइंड, चलो सपोज बनाओ पायरोफॉस्फोरिक एसिड बना लिया, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या था, फॉस्फोरिक H3PO4 का डबल कर दो, H6P2O8 में से पानी निकाल दो, तो क्या बनेगा H4P2O7, है ना। अब मैं बोला ना क्या, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से जब मैं O निकालूं तो क्या
हाइपो पायरो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H2PO. H2 H4P2O6. H4P2O6 टफ है क्या पता, देखो सिंपल सा है। अरे इसमें क्या टफ था? पायरो जैसे नॉर्मली एक फॉर्म के लिए तो डिफाइन नहीं था, एक फॉर्म के लिए हाइपो डिफाइंड होता है क्या? कैसे होगा? एक फॉर्म का जब तुम नहीं हाइपो होता। करोगे वो तो अस फॉर्म बन जाएगा, एक फॉर्म का जब हाइपो करने जाओगे वो तो अस फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं पायरो फॉस्फोरिक एसिड, तो पायरो क्या होता है? H4 जैसे निकाला मैंने, फॉस्फोरिक मतलब H3PO4 का डबल कर दिया और डबल करके पानी निकाला तो पायरो फॉस्फोरिक एसिड बन गया। पायरो तो याद था ना, डबल करके पानी निकालना। Yes, sir. Yes sir. तो जब अब इसका मैं हाइपो फॉर्म निकालूंगा तो इसका हाइपो निकाल सकते हो क्या? हाँ, H4P2O7 एक O निकाल लो तो H4P2O6, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपो पायरो Pyrophosphoric acid. एसिड। इसको एक और नाम पता है क्या बोलते हैं? इसको दूसरा नाम होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ये कॉमनली यूज होता है। अब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या है? तो क्या हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का मतलब ये है क्या कि फॉस्फोरिक एसिड लो, एक फॉर्म में फॉस्फोरिक एसिड लो, उसमें से O निकाल दो तो H3PO3 बन जाएगा? क्या हाइपोफॉस्फोरिक का मतलब ये है क्या? नहीं, ये थोड़ी है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का मतलब। हाइपो नहीं, वो मतलब एक O निकालना, मेटा में एक पानी निकालते हैं, पायरो में 2 मोल मिला के पानी निकालते हैं, हाइपो में एक O निकालना। क्या मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या फॉस्फोरिक एसिड में से डायरेक्टली पानी निकाल सकते थे क्या? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो हाइपोफॉस्फोरिक सॉरी डायरेक्टली O निकाल सकते थे क्या? पानी तो निकाल सकते हो, फिर वो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड नहीं बन जाएगा, तो फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। तो पता है जैसे अस फॉर्म के लिए हाइपो सीख गए क्या? सबसे पहले मेरे को बताओ, क्या अस फॉर्म के लिए हाइपो सीख गए क्या? Yes, sir. yes sir. अस फॉर्म के लिए क्या करना? सीधा सीधा अस फॉर्म लो, उसमें से O निकाल दो, अगर वो ऑक्सी एसिड बन रहा है तो आप बोल देना हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर हाइपो अस एसिड, है ना। ऑक्सी एसिड बनना चाहिए, बनते ही हो तो फिर O निकालोगे, फॉस्फोरस में से O निकाला, हाइपो। क्या फॉस्फोरिक के लिए डायरेक्ट क्या एक फॉर्म के लिए डायरेक्टली, क्या एक फॉर्म के लिए डायरेक्टली हाइपो डिफाइन होता है क्या? तो आंसर है नहीं होता है। क्योंकि अगर एक फॉर्म के लिए डायरेक्टली आप हाइपो बनाने लग गए तो अस फॉर्म बन जाएंगे, दैट इज रॉन्ग। तो एक फॉर्म के लिए हाइपो पता है क्या होता है? एक फॉर्म के लिए हाइपो क्या होता है? एक फॉर्म के लिए हाइपो वही होता है जो उसके पायरो फॉर्म का हाइपो होता है। सर बहुत हैवी है। हाँ है, क्या कर सकता हूँ, ये सब एनसीईआरटी में है, सब एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बाहर जा ही नहीं रहे, ठीक है। और थोड़े दिनों बाद एक मतलब बहुत सिंपल लगने लगेंगी चीजें। तो एक फॉर्म के लिए हाइपो क्या होता है? एक फॉर्म के लिए हाइपो या तो बोलो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि एक फॉर्म में से O निकालोगे तो अस फॉर्म बन जाएगा, या फिर बोलो एक फॉर्म का हाइपो वही होता है जो उसके पायरो फॉर्म का हाइपो होता है, जो उसके पायरो फॉर्म का हाइपो। देखो ये तो बहुत सिंपल था, पायरोफॉस्फोरिक एसिड मतलब 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड में से पानी निकाल के पायरोफॉस्फोरिक एसिड बना लिया। अब कोई तुमसे बोला हाइपो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, कितना सिंपल है बताओ, बहुत सिंपल है ना। अरे हाइपो sir. पायरोफॉस्फोरिक एसिड में क्या करना है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड से ऑक्सीजन हटाना है। तो क्या बन गया? H4P2O6 बन गया। ये इतना तो क्लियर था। yes sir. तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होगा कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड मतलब फॉस्फोरिक एसिड का डबल करके पानी निकाल के पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाना, उस पायरो में से ऑक्सीजन निकाल देना, तो क्या बन जाएगा? हाइपो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब कई बार मैं खुद बोल रहा हूँ हाइपो पायरोफॉस्फोरिक एसिड को कई बार हाइपोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हाइपो फॉर्म डिफाइंड नहीं होता है फॉस्फोरिक एसिड का, तो क्या कर लेते हैं, उसका पायरो फॉर्म लेते हैं और उसके पायरो फॉर्म में से पानी निकालते हैं, तो हाइपो पायरोफॉस्फोरिक को ही हाइपोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। सर समझ नहीं आया है, ठीक है, क्वेश्चन करो चलो।
हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। तो पहली चीज सल्फ्यूरिक क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक क्या होगा, H2SO3। H2SO4 सल्फ्यूरिक होता है H2SO4, सल्फ्यूरस होगा H2SO3। अब बताओ हाइपो सल्फ्यूरस क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। H2SO2। H2SO2 वो बात अलग है कि एग्जिस्ट करे या ना करे, सॉरी H2SO2। क्योंकि हाइपो में क्या करते हैं, हाइपो में सीधा सीधा O निकाल ऑक्सीजन दे। माइनस। तो H2SO3 से क्या बन गया, H2SO2। अब वो डिफाइंड है कि नहीं वो अलग बात है, काम आता है कि नहीं वो मतलब अलग बात है। बट अगर कोई तुमसे पूछे हाइपो फास्फोरस एसिड, सॉरी हाइपो सल्फ्यूरस एसिड, तो क्या करना, सल्फ्यूरस एसिड में से क्या निकाल देना, O। तो क्या बन जाएगा, O हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। हाइपो अगर कोई पूछे सल्फ्यूरिक एसिड। हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड लिखोगे, सल्फ्यूरिक एसिड में से O हटाओगे तो क्या बन जाएगा, H2SO3। क्या ये हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड है, नहीं, सल्फ्यूरिक नहीं है। सल्फरस डायरेक्ट एसिड एक है। फॉर्म के लिए तो हाइपो ऐसे डिफाइंड होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो सल्फ्यूरस एसिड है, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। बट अगर कोई जबरदस्ती करे, नहीं नहीं मेरे को तो चाहिए ही सही, तो क्या करना, पहले इसका पायरो फॉर्म बनाना। पायरो। पायरो का बन जाएगा, इसे इसका डबल कर दूंगा तो H4H2O8 में से पानी निकालूंगा, H4H2O8 क्या बन जाएगा, H2H2O7, है O7। ना। अब इस पायरो में से जब मैं O निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, H2H2 H2H2O6 O6। इसका नाम क्या है, या तो बोलो हाइपो, या तो बोलो हाइपो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। हाइपोपायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइपो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर सीधे सीधे इसको कई बार क्या बोलते हैं, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो इक फॉर्म है उसके लिए हाइपो डिफाइंड नहीं होता है, पर कई बार क्या बोला जाता है कि जो उसके पायरो फॉर्म का इक है ना वही इसका इक बना दिया जाता है। तुम मेरी बात सुनो, तुमको टफ लगा है तभी तो इसमें से क्वेश्चन आता है यार, अगर ये इतना सिंपल होता तो इसमें से क्वेश्चन क्यों आता, समझ रहे हो। ऑक्सी एसिड्स में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऑक्सी एसिड्स में से, इनके स्ट्रक्चर वगैरह सब इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने क्या समझ लिया, एक फॉर्म समझ लिया। एक फॉर्म थोड़ा सा टफ पड़ा होगा, बट मजे की बात है तुमको बहुत सिंपल बता रहा हूँ कि जब तुम कॉपी रिवाइज करोगे ना क्लास के बाद तो तुमको सिंपल पड़ा होगा हाइपो फॉर्म। एक तो कहता मेटा मतलब डायरेक्ट पानी, पायरो मतलब दो बार मिला के पानी, हाइपो मतलब कम से भी कम, तो अस फॉर्म में से ओ निकाल लो तो हाइपो, और इक फॉर्म का पायरो बनाओ उसमें से ओ निकालो, तो ये हाइपो ये था। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब तुम रिवाइज करोगे तब तुम्हें इजी पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। और पांचवा जो इसका ही फॉर्म है दैट इज हाइपो हो गया, तो क्या हो गया हाइपर, क्या बोलेंगे हाइपर, हाइपर बोलते हैं क्या, नहीं गलत है सर, हाइपर कभी नहीं बोलते, हाइपर नहीं बोलते, पर बोलते हैं, पर या फिर पैरोक्सो फॉर्म, पैरोक्सो या पैरोक्सी, पर या फिर पैरोक्सी फॉर्म। ठीक है, पर मैंने क्या बताया तुमको बताओ, जैसे फिर से मैं तुमको जामफल के थ्रू समझाता हूँ इसको। हायर से हायर वाला। पर क्लोरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, तो क्या दिक्कत होते ही है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक होता है, H2SO3 सल्फ्यूरस होता है। पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक क्या होता है दोस्तों, HClO3, और उसमें जब तुम O डालोगे तो क्या बन गया, HClO4। तो पर में क्या करना, पर मतलब एक से भी ज्यादा, मतलब सुपर से भी ऊपर, मतलब ज्यादा से भी ज्यादा, हाई से भी हाई, क्या बोला, हाई से भी हाई। ठीक है, तो तुमको बता देता हूँ इसको, पेरोक्सी मतलब या फिर हाइपर, पर मतलब या फिर पेरोक्सी मतलब हाई प्लस, हाई से भी हाई। सर समझ नहीं आ रहा, हाई से भी हाई मतलब कुछ नहीं, एक फॉर्म लेना है और एक फॉर्म में ऑक्सीजन ऐड कर देना, तो हाइपर बन जाएगा, हाई से भी हाई। ठीक है, मेरी बात सुनना, क्या इसको परक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं HClO4 को, हाँ, बट क्या मेरे को एक चीज हाँ। बताना,
क्या इसको पेरोक्सोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं? Yes, sir. आंसर है नहीं। पर तो आप आसानी से बोल सकते हो, पर तो आप आसानी से, या फिर Peroxy बोल सकते हैं ना? छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, भी रुक जाओ 2 मिनट, इसको 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। परक्लोरिक एसिड तो हो गया आपका। परक्लोरिक एसिड मतलब क्या करना, क्लोरिक एसिड लेना और क्लोरिक एसिड से भी आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बना देना, एक ऑक्सीजन और जोड़ देना। क्लोरिक एसिड मतलब HClO3, उसमें एक और जोड़ दो तो HClO4, तो ये क्या बन गया, क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड HClO3 में एक और जोड़ देंगे तो क्या बन गया, परक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब एक और चीज बताना मेरे को, अगर मैं तुमसे पूछूं पर सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है दोस्तों, H2SO4, और उसमें जब मैं एक और O जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, H2SO5. SO5। इसका नाम क्या है, पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, पर सल्फ्यूरिक एसिड। और एक और कॉमन नेम क्या है इसका, कैरोज एसिड। कैरोज एसिड। ठीक है, कैरोज एसिड। ठीक है, तो पर मतलब समझ गए, पर मतलब क्या करना, एक फॉर्म में एक एक फॉर्म से भी ऑक्सीजन ऐड कर देना। हायर लेना। ठीक है, चलो अब एक चीज तुमसे पूछ सकता हूँ मैं, एक फॉर्म से भी हायर कर देना तो क्या बन जाएगा, पर इक फॉर्म, या फिर पर इक फॉर्म, या फिर पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, आपने इसको पर या पेरोक्सो बोल तो दिया, क्या ये ट्रू है, मतलब क्या इसमें क्या ट्रूली पेरोक्सी लिंकेज है, यस और नो। ये जेई या नीट में क्वेश्चन आता है, नीट में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में, क्या ये ट्रू पेरोक्सी है ना, क्या इसमें पेरोक्सी लिंकेज है, तो वो कैसे पता पड़ेगी पता है, कैसे, स्ट्रक्चर से। कैसे, स्ट्रक्चर से। HClO4 के स्ट्रक्चर की बात करें, HClO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, Cl OH, 3 O बच रहे हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। HClO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, पहले से आता होगा ये तो, ठीक है। H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों, S के साथ OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। पर H2SO5 का याद है क्या, कैरोज एसिड, पीरियोडिसिटी वगैरह बॉन्डिंग वगैरह में पढ़ा होता है। H2SO5 में क्या एक और O जोड़ दिया, हाँ मतलब सर, यहाँ कहीं O जोड़ सकता है क्या, OOH। तो आंसर है नहीं, पर लेफ्ट में एक और O जुड़ सकता है, तो क्या बन जाएगा, हाँ, पेरोक्सी लिंकेज। OOH। क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, पेरोक्सी लिंकेज हो जाएगी। सर ये H2SO4 का स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड O थोड़ी ना आएगा, एक OH आएगा ना दोनों साइड। अरे हाँ यार, गलत बना दिया कुछ भी, इधर भी गलत बना दिया इसी भावनाओं में। H2SO4, हाँ गलत बनाया था, इतने बॉन्ड थोड़ी बनाता है, ये सही है सर एक बार H2SO4। और बता दीजिए. ठीक है, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, H2SO4 का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, बचपन से आता होगा अपने को, बचपन मतलब 11वीं क्लास से, और नहीं आता हो तो सीख लो, उसमें क्या, फिर से बना रहा हूँ। HClO4 H2SO4 स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर से बनाते हैं ना। चलिए, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर, H2SO4 मतलब सल्फर है और 2 OH है, तो OH और OH, और O4 मतलब ये टोटल आपके हो गए ऐसे। डिटेल में क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अपन बच्चे थोड़ी हैं, सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, बना सकता है मतलब, उसके पास 6 वैकेंट 6 उसके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो 2 तो उसने OH के साथ बना लिए, फिर उसके 4 बचे तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अब इसमें क्या है, O जोड़ना है मेरे को। अब O यहाँ तो नहीं जुड़ेगा कहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है, O तो यहाँ भी नहीं जुड़ेगा, बट यहाँ 2 बॉन्ड बना चुका है, बट एक पॉसिबिलिटी है कि चलो ऐसा हो रहा हो, पेरोक्सी लिंकेज हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा, कैरोज एसिड में H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे HO, और यहाँ पे क्या बन गया, एक पेरोक्सी लिंकेज बना दो, OOH। क्या H2SO5 है, देख लो, H2SO, 1 2 3 4 5 5। हाँ है। अब सर मेरे ये को पेरोक्सी लिंकेज का पता कैसे चलता है? यही तो टैलेंट है ना। अच्छा, तो ये अपन ने पढ़ा है, कभी ना कभी तो पढ़ा है पेरोक्सी लिंकेज। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, चलो बताता हूँ ना, बताता हूँ, रुक जाए एक मिनट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सल्फर की, +6। 8 में से 2 गए, +6, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। अब H2SO5 में, H2SO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, सॉरी H2SO5 में कितनी आ रही है,
+2 +6 +x +6 आएगा। 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। 5 है ना, तो क्या आ रही है, 2 में से 10 गए तो 8 आ रही है, +6 थोड़ी आ रही पर है। नहीं होगी, बराबर नहीं नहीं होगी इसमें ना। ऐसे थोड़ी लिखेंगे फिर 6 ही होगी उसकी। अपन स्ट्रक्चर से बॉन्ड से देखते हैं देखते ना। हैं ना। स्ट्रक्चर से देखते हैं, नहीं ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। अगर हाईएस्ट तो 6 होती है ना। अगर उसकी हाँ, मैक्सिमम अगर ऑक्सीडेशन 6 से स्टेट 6 हो ऊपर सकती आती है, तो 8 तो तो फिर गलत है, 6 को क्योंकि कंसीडर उसके जो ग्रुप है उसके जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6 है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसके 6 है, तो 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पॉसिबल है। 2,4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 से ज्यादा तो नहीं होगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपकी अगर मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है, जैसे इसने पूछा पता कैसे चलता है, इफ theoretical oxidation state is greater than maximum, if theoretical oxidation state is greater than maximum, जैसे यहाँ पर CrO5 में भी करा है, डीएनए ब्लॉक पढ़ के आए अपन। हाँ वो if theoretical oxidation state is greater than maximum, अब वो बात अलग है, रिवाइज नहीं करा अपन ने। CrO5 में कितनी होती है, +10 होती है, नहीं +6 +6 ही होती है। ठीक है, तो उसका ट्रिक क्या होती है, ट्रिक इतनी सी बात है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन मैक्सिमम है, तो आप क्या कर दो, उसको मैक्स पे लाके छोड़ दो, मैक्स पे लाओ एंड बोलो, जय माता दी। क्या बोलो, जय माता दी। बोलो कि पेरोक्सी लिंकेज होंगे। ठीक है, ये भी समझ शायद ही पड़े। अगर किसी की थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है, जैसे यहाँ पर देखो थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 5 दूना 10 में से 2 गए 8, तो क्या 8 है क्या, तो आंसर है नहीं। तो फिर क्या करना है आपको, उसको तो आप उसको मैक्सिमम पे लाके छोड़ दो। क्या कर दो, मैक्सिमम पे लाके छोड़ दो, और बाकी बोलो कि वो शायद तक गलती इसलिए हो रही होगी क्योंकि पेरोक्सी लिंकेज है। क्या है, पेरोक्सी लिंकेज। पेरोक्सी लिंकेज। तो ऐसे पता पड़ता है पेरोक्सी लिंकेज है कि नहीं। ठीक है, और ये तो क्या स्ट्रक्चर ड्राइंग करते आना चाहिए यार, अब वो स्ट्रक्चर ड्राइंग वाली बातें हैं। ठीक है, इसको आप रेडॉक्स में भी पढ़ते हो, इसको आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो, इसको आप पीरियोडिसिटी में भी पढ़ते हो, इसको आप 11वीं के पी ब्लॉक में भी पढ़ते हो, है ना, ऑक्सो एसिड्स वगैरह की चीजें। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग का सीधा सा सिद्धांत है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बना लो और फिर कार्यक्रम में सेटिंग करो, जैसे आप सेट कर सकते हो इसको। जैसे एक OH बन गया, हाँ बन गया, डबल बॉन्ड O बन गए। ठीक है, तो 3 O कंज्यूम हो गए, 1 H कंज्यूम हो गया। अब क्या बच रहा है, 1 H और 2 O, 1 H और 2 बच रहे हैं। तो एक OH करते तो दूसरा O बेचारा गरीब रह जाता, बेरोजगार, तो दूसरे O को भी कहाँ डालना पड़ेगा, पेरोक्सी लिंकेज में। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से निकालता आती है क्या, यस सर। सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 बॉन्ड है, तो सल्फर पे यहाँ पे कितने आएगा, +2, प्लस सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो 1 बॉन्ड है तो सल्फर पे क्या आएगा, +1, सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 बॉन्ड है तो +2, और सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और बॉन्ड कितना है, 1, तो कितना आएगा, +1, कितना आएगा दोस्तों, 2 4 5 6, तो इसकी भी कितनी हो गई, 6। कैरोज एसिड का फॉर्मूला बताओ, H2SO5। H2SO5 पर सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ, सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ और उसमें क्या करना, ऑक्सीजन ऐड कर दो, एक ऑक्सीजन ऐड करो, तो एक में अगर ऑक्सीजन और ऐड कर लो तो हाइपर बन जाएगा पर। ये अब मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हुआ, यहाँ पे अपन पता नहीं क्या क्या रेडॉक्स की बातें करने लगे, रेडॉक्स रिएक्शंस की बातें करने लगे अपन यहाँ पे। बट मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या ये कैरोज एसिड ट्रू पेरोक्सी एसिड है क्या, तो आंसर है यस। हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेरोक्सी लिंकेज है, यहाँ पर पेरोक्सी लिंकेज है। ठीक है, पेरोक्सी लिंकेज है। पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो तुमने बनाया पर क्लोरिक एसिड, क्या बनाया तुमने, पर क्लोरिक एसिड, क्या ये ट्रू पेरोक्सी लिंकेज रखता है क्या, तो आंसर है नहीं, नो, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कहीं पर भी पेरोक्सी लिंकेज नहीं है। अगर तुमसे कोई पर फॉर्म बनाने को बोल दे तो पर फॉर्म कैसे बनाना है, पर फॉर्म कैसे बनाना है, एक में एक ऑक्सीजन ऐड कर देना है, एक में एक ऑक्सीजन ऐड करना है तो पर फॉर्म बन जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक में क्या करना है आपने, H2SO4 में ऐड कर दिया, H2SO5 बन गया।
O ऐड कर क्लोरिक हाँ। HCl3 में एक ऑक्सीजन ऐड करा, HCl4 बन गया। ठीक है, तो आपने इक फॉर्म तो बना लिया, पर अगर वो पूछे ट्रू इक फॉर्म है कि नहीं या फिर ट्रू पैरोक्सी लिंकेज है कि नहीं, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग करनी पड़ेगी। अगर सही में पैरोक्सी लिंकेज आ रही है तो आप बोलोगे सत्य बात, और अगर जैसे HCl4 है सही में पैरोक्सी लिंकेज नहीं है तो इट इज नॉट अ ट्रू पैरोक्सी एसिड। लिखो, फिर मैं और स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ। ठीक है, थ्योरी तो अपन ने खत्म कर ली है इसकी। फास्फोरस का ऑक्सो एसिड पढ़ रहे हैं अभी अपन शुरुआत में, नहीं मतलब अपन इन जनरल पढ़ रहे हैं, अपन थ्योरी खत्म करके स्ट्रक्चर ड्राइंग पे आते हैं। डन। अभी मेरी बात सुनना, अभी तुम्हारा अगर लेवल इतना था, अब जब मैं फिर से स्ट्रक्चर ड्राइंग कराऊंगा सेम क्वेश्चन की तो लेवल इतना हो जाएगा, रिवाइज करोगे तो और बढ़िया लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर ड्राइंग में कराऊंगा, तुम्हें ज्यादा अच्छे से चीजें सोच पाओगे। तो माओ नेक्स्ट टॉपिक इज इसी का पार्ट है। जैसे अपन ने नॉर्मली भी पढ़ लिया हाइपो क्या होता है, हाइपर क्या होता है। हाँ सर, हाइपो सीख लिया, पर सीख लिया। सर हमने सीख लिया मेटा क्या होता है, पायरो क्या होता है, ऑर्थो क्या होता है। हाँ सर, ये सब सीख लिया। यही सब इम्पोर्टेंट, यही सब इम्पोर्टेंट थे, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी से करें। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें ही चल रही हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें ही चल रही हैं। ठीक है, दैट इज स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ, क्या बोलूं मैं इसको, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अभी तक अपन ने स्ट्रक्चर की बातचीत करी है बट ज्यादा नहीं करी है, थोड़ी थोड़ी बातचीत करी है ना। तो इसको मैं रैंडम क्वेश्चन दूंगा तुमको। पहले मैं पूछ रहा हूँ, बताओ, चलो 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 जल्दी बताओ, फास्फोरस एसिड कौन होता है? फास्फोरस H3PO3 H3PO4 PO3 H3PO3 होता है। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। नहीं, पहले ऐसा करते हैं, फास्फोरिक का बनाते हैं। फास्फोरिक एसिड क्या होता है दोस्तों? H3PO4। चलो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर दूसरों का बनाएंगे। तो H3PO4 में पहले P बना लिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज आप नॉन मेटल बनाओ। सबसे पहली स्टेप क्या है, आप नॉन मेटल बनाओ। फिर दूसरी चीज ये देखना है कितने पैर फैला सकता है। 5 पैर फैला सकता है फास्फोरस, 5 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। 5 पैर फैला हाँ सकता सर। है। दूसरी एक चीज, एक डबल बॉन्ड O और एक OH। सबसे पहले एक OH बनाना और एक डबल बॉन्ड O बनाना। सबसे पहले क्या करना, एक OH बनाना, एक डबल बॉन्ड O बनाना। अब देखना कार्यक्रम, देखो इसके साथ मैंने एक डबल बॉन्ड O और एक OH बना लिया, तो क्या बचा? 2 H बचे। एक OH बना लिया, 2 H बचे और 3 O बचे। नहीं 3 नहीं, 2 हो गए तो 2 O बचे। 2 बचे, तो 2 H बचे, 2 O बचे। और बॉन्ड कितने बचे बताओ? 3 बॉन्ड हो चुके हैं और 2 बॉन्ड बचे। 2 बचे। तो आपको तुमको OH OH ही रखना पड़ेंगे, है ना? चलो इसकी बात करता हूँ, तुम सीख जाओगे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल है। तुमको धीरे धीरे समझ पड़ेगा। तुम ऐसे सोच के मत चलना कि मेरे को एकदम से पूरा पड़ेगा, नहीं। पर धीरे धीरे अगर आप वहां तक पहुंच रहे हो तो बढ़िया बात है। H3PO3 दोस्तों, सबसे पहले क्या बना बताओ? एक बना लूं OH और एक बना लूं डबल बॉन्ड O। ये ट्रिक है, इट इज नॉट अ कंसेप्ट, इट इज जस्ट अ ट्रिक। अब देखो क्या क्या बचा है। एक H गया तो क्या बचे? 2 H बचे। 2 H और O कितने बचे? एक। ये 2 गए तो एक O बचा है ना। 2 H बचे, एक O बचा है। और बॉन्ड कितने बचे बताओ? 2 बॉन्ड बचे, क्योंकि 5 बनाता है। तो अब बॉन्ड तो ऐसे 5 कर लिए। अब एक O और 2 H, तो एक OH का तो कार्यक्रम हो जाएगा सेट। अरे एक OH का तो कार्यक्रम। अब बेचारा एक गरीब कौन रह गया? H। तो आपको एक H बनाना पड़ेगा यहाँ पर। सही है, एक H बनाना पड़ेगा। अभी मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, पर पहले मैं तीसरा भी ले लूं, फिर इन तीनों की एक साथ बात करूंगा। क्या बचेगा? एक और H3PO2 फास्फोरस हो गया। अब क्या बना लूं? मैं बना लेता हूं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आप एक बार कंफर्टेबल हो जाओ, फिर अपन
और करेंगे। पहले कंफर्टेबल कर लेता हूँ मैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का पहले फॉर्मूला, फॉस्फोरस बताओ दोस्तों, H3PO4, हाइपो मतलब सॉरी फॉस्फोरस H3PO3, एक कम H3PO3 और एक एक और ऑक्सीजन निकाल दो। क्या बचा ऑक्सीजन। H3PO2। तो H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले मैं क्या करूं, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड और एक OH। OH। ये मेरा कार्यक्रम सेट हो गया है ना। अब और क्या बातें करूं, देखो बहुत सारी बातें करनी मेरे को इनमें, बहुत सारी बातें करनी मेरे को इनमें। ठीक है, अब देखना एक H गया तो कितने बचे, 2 H बचे, और 2H दोनों के दोनों हो गए, मतलब O तो बचे ही नहीं, नहीं है और अब बॉन्ड कितने बचे हैं, तो 2 बॉन्ड। तो अब मजबूरन आपको दोनों जगह क्या चिपकाना पड़ेगा, H। H। तो क्या आपको H3PO2 का स्ट्रक्चर बन गया। अगर कोई तुमसे पूछे फॉस्फेनिक Yes, एसिड sir. बनाओ, फॉस्फेनिक कौन है, यही है, और फॉस्फोनिक कौन था, H3PO4 के H3PO3। PO3। तो पहले आपने तीनों के इनके स्ट्रक्चर बनाना सीख लिए, पहली चीज। चलो दूसरी चीज, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 3 दूना 6, 6 में से 3 गए, +3। यहाँ की बात करूं कितनी आ रही है, 4 दूना 8, 8 में से 3 गए, +5। 5। यहाँ बात करूं फॉस्फोरस की, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 में से 3 गए, +1। 1। इतना क्लियर है। अब हाँ। और क्या बात करनी है मेरे को, और बात करनी है, जैसे ये एसिडिक, Hybrid सब क्या होते हैं, सब एसिडिक होते हैं, क्योंकि H है ना। अगर मैं पूछूं इसकी बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ OH बॉन्ड्स। बेसिसिटी किसकी होती है, एसिड्स की होती है, बेस की होती है, एसिड्स की होती है बेसिसिटी, है ना। एसिड। और वो सब छोड़ो, तुम बताओ ये कितने H+ दे सकता है, 2। H3। ये 3 दे सकता है ना, दो नहीं, पर वो O से जुड़ा हुआ ही H देता है ना। ऐसा कंपल्शन बताओ, ऐसा क्यों होता है, भाई क्योंकि एसिडिक होता है ना पोलर वो बात वाला। है। हाइड्रोजन की हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, बॉन्ड पोलर है, टूट जाता है। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण बॉन्ड पोलर है तो टूट जाता है। अब फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 होती है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 होती है। दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर। फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर होता है, ठीक है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर होता है। बेसिसिटी बोलूं या फिर इसको दूसरे शब्दों में एन फैक्टर बोल देता हूं, कितना H+ देगा ये, हाँ 2। है ना, कितना H+ दे सकता है, 2 H+ दे सकता है। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, बताओ कितना H+ दे सकता है ये, 3। एन फैक्टर निकालते हो ना कई बार, तो कितना H+ दे सकता है, 3। अब बताओ फॉस्फेनिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, एक। ठीक है, कई बार अपन क्या करते हैं, H3PO2 है, H3PO2 कितना कितने हाइड्रोजन देगा, 3 देगा, नहीं, एक। कैन गिव ओनली 1 हाइड्रोजन टू अ बेस। क्यों, क्योंकि बाकी के 2 हाइड्रोजन तो क्या है, नॉन पोलर, मतलब एसिडिक नहीं है, नॉन हाँ पोलर। नॉन पोलर बॉन्ड है ना फॉस्फोरस हाइड्रोजन का, क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड टूट सकता है, ये वाला टूट सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 1 हुई। क्लियर है क्या। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या पाई बॉन्ड गिनते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन में, नहीं। पाई बॉन्ड नहीं गिनते। नहीं गिनते। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हुआ दोस्तों, 1 2 3 4, लोन पेयर नहीं है क्योंकि 5 बॉन्ड तो बना रखे उसने। इसका कितना हुआ, 1 2 3 4, और इसका भी कितना हुआ, 1 2 3 4। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो तुमसे नीट वाला पूछ सकता है ना ये सब चीजें, इसलिए तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है सबकी, स्ट्रक्चर क्लियर है, नाम क्लियर है,
क्योंकि वहां पे उसने लिख दिया, हाँ तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आएगा मान लो कभी आए कि द नंबर ऑफ डिसोसिएबल H+ आयंस इन फॉस्फेनिक एसिड्स आर 1 2 3 4। एक। पहले पता होना चाहिए फॉस्फेनिक क्या होता है। फॉस्फेनिक होता है H3PO2। क्या होता है दोस्तों? H3PO2। S3PO2 दूसरी बात, PO2 H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए, तो H3PO2 का पहले स्ट्रक्चर बना लिया। और तीसरी बात, फिर उसमें बताओ कितने H निकलेंगे जो निकल सकते हैं? एक। एक ही जो निकल सकता है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं यहाँ पे ऑर्थो भी लिख सकता था कि ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड? हाँ क्योंकि ऑर्थो तो जनरली यूज होता है, तो ऑर्थो Yes, तो आप sir. कहीं भी लिख सकते हो जनरली यूज में। ये सब लिख लिया क्या तुमने? लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए चीजें। ये तो बहुत बड़ी चोट हो गई। क्रिस्टल क्लियर हैं चीजें? Yes, sir. Yes, sir. फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक, फॉस्फोनिक, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट रटना नहीं है भैया। वो रटने बैठोगे तो 10 इसके 10 सल्फर के बायो भूल जाओगे, इतना रटना पड़ेगा यहाँ पे। रटना नहीं है, प्योरली कंसेप्चुअल चलना है। बस जो छोटी छोटी 1 2 बेसिक पॉइंट है वो याद होना चाहिए, बाकी कंसेप्ट से चलना है ना। नहीं तो तुम इसको रटने के चक्कर में पता चले सब भूल गए। इस सर मैं तो 10 के इसके रट लेती हूँ, 10 के उसके रट लेती हूँ, काम खत्म भाई, निपट जाओगे, बता रहा हूँ। कुछ रटना नहीं है इसमें। दिक्कत आए रिवाइज कर लेना, और दिक्कत है पूछ लेना, ठीक है। 3 केस हो गए, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक और हाइपोफॉस्फोरस। फॉस्फोरस, बस सल्फर फॉस्फोरस की पढ़ेंगे, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक और हाइपोफॉस्फोरस। उसके अलावा और क्या हो सकता है? चलो और स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना अपन, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोशिश तुम करना, हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पायरोफॉस्फोरिक, स्ट्रक्चर आते हैं एग्जाम में, बता रहा हूं मैं। सीधे सीधे पूछते हैं कितने पीओपी बॉन्ड है, कितने एसओएस बॉन्ड है। मैं तो कह रहा हूं इवन जेई एडवांस में आते हैं इसके क्वेश्चन, नीट और मेंस में तो बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी आने की। पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाओ, चलो फिर बनाओ तुम हाइपोफॉस्फोरिक तो बना लिया ना, हाइपोफॉस्फोरस बना, हाइपोफॉस्फोरिक तो खैर इसी को बोलते हैं। चलो हाइपोफॉस्फोरिक बाद में बताऊंगा मैं, हाइपोफॉस्फोरिक से तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर पायरोफॉस्फोरिक है, फिर बनाओ पायरोफॉस्फोरस एसिड, इतने 2 बनाओ। चलो पायरोफॉस्फोरिक को बस तुम फार्मूला बता दो, बाकी मैं बताऊंगा, और नीचे वाले में फार्मूला भी तुम बताओगे, स्ट्रक्चर भी तुम बताओगे। पायरोफॉस्फोरिक का फार्मूला क्या है, जल्दी बोलो। H4P2O7 बनता ना। H6P2O8 में से पानी निकालो, क्या बना? H4P2O7। तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूला क्या रहा है? H4P2O7। दूसरी चीज है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के 2 तरीके। पहले मैं तुमको मैकेनिज्म बताता हूँ, समझ बताओ सर। अरे बहुत सिंपल है, H3PO4 बनाओ, बना लिया। ये H3PO4 कितने मोल H3PO4 लग रहा है दोस्तों? गलत है ये H3PO4 कितने मोल लग रहा है? 2 मोल। 2 मोल। देखो कोई और तुमसे इसमें पूछे से पायरोफॉस्फोरिक, पानी निकाल बहुत दो। सिंपल है ना। अब क्या करना है? पानी निकाल। अरे क्योंकि 2 मोल लेके तो पानी निकाल रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. 2 मोल ले जाके पानी निकाल, तो फॉर्मूला क्या बन गया देखना, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH है, यहाँ पर पहले से OH है, यहाँ पे बीच में देखो O बॉन्ड है, और यहाँ P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, सॉरी P डबल बॉन्ड O के साथ नीचे है OH, और यहाँ पर भी OH। कितना सिंपल है। चाहे H4P2O7 है, देख लो 2 P है, 4 H है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है। सही है क्या? Yes, sir. इसमें पूछता है कई बार, ऐसा क्वेश्चन आता है, which of the following contains POP bond, ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है। which of the following does not contain POP bond, क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है दोस्तों? ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी बदलेगी, 2 3 4 5 +5 ही होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 5। ऐसे करते हो कितने आती? 14 में से 4 गए, तो 10/2 5, तो कैसे भी करो +5 ही आ रही। हाइब्रिडाइजेशन तुम निकाल लोगे, दोनों का sp3 है। हाँ। चलिए अब पायरोफॉस्फोरस एसिड, पहले फॉस्फोरस एसिड मतलब H3PO3, पायरो मतलब
2x माइनस पानी, तो कितना हो गया H6P2O6 में से पानी निकालो। बताओ फॉर्मूला क्या आया? H4P2O5। H4P2। अब पहली चीज क्या करना, तुम लॉजिक से बनाओ, पहली चीज करो लॉजिक से बनाओ, और दूसरी चीज उससे बनाना पानी निकाल के। ठीक है, अब 4 OH 4 H है, तो 4 H क्या होंगे, OH OH के फॉर्म में ही होंगे, है ना? ऐसे करोगे निपट सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तुम डायरेक्ट उससे करो, डायरेक्ट पानी और निकालोगे। A को दोनों P के बीच में। हाँ ऐसे करोगे तो निपट सकते हो, बता रहा हूँ मैं। टाइम ले लो भले, इसे आधा मिनट तो लगता है। ठीक है, तो H3PO3 बना लें। H3PO3 आता है बनाते हैं? हाँ सर आता है। H3P1 2 3 H3PO3 बन गया। अरे अभी तो सीखा था। यस यस सर। अब इसमें से क्या करते हैं, 2 मोल पायरो मतलब पानी निकाल पानी। 2 मोल ले लो पानी निकाल। और पानी निकाल दो HOH। ये पानी में ऐसे निकालो, एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअल मैकेनिज्म होता है, वो लोन पेयर देता है इस P को और यहाँ से OH निकलता है। अरे मैकेनिज्म से होता है, पानी है ऐसे डब्बेबाजी से थोड़ी निकलता है, ठीक है ना? ये O लोन पेयर लेके जाता है P के पास और फिर यहाँ से OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है, बट क्या फर्क पड़ता है अपने को। तो क्या बना दोस्तों, P डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर OH, यहाँ पर H। क्या PO पे लिंकेज है? तो आंसर है हाँ, यहाँ पर भी PO पे लिंकेज है। तुमसे नीट वाला ये भी कर सकता है कि ये स्ट्रक्चर दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, फिर पूछ लिया भैया ये पायरोफॉस्फोरिक है, पायरोफॉस्फोरस है, मेटाफॉस्फोरिक है, क्या हाइपोफॉस्फोरस है, ऐसा भी करवा सकता है। तो आपको आना चाहिए ये करते भी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। सीख गए क्या पायरोफॉस्फोरस? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? 10 में से 4 गए, 6/2 + 3, दोनों की +3 आ रही है, एवरेज दोनों की +3 आ रही है। हाँ ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरस भी सीख गए, सॉरी पायरोफॉस्फोरिक और पायरोफॉस्फोरस सीख गए। चलिए सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो मतलब जो एसिड की रहती है वही रहेगी ना इनमें भी, जब पानी वानी चेंज निकलता नहीं है तो होती ना? सेम ही रहती है, क्योंकि पानी में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, रिएक्शंस में तो सेम रहती है। अब जल्दी से 1-2 और देखें। छठा इस मेटा, नहीं पायरो वायरो सारे हो गए। हाइपो वो हो गया। हाइपोफॉस्फोरस समझ पड़ा था क्या? यस सर। अब आते हैं, चलो अब आते हैं हाइपोफॉस्फोरिक। यहाँ पे समझ पड़ जाएगा आप आज आप कितना सीखे हो। सबसे पहले चीज, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4। हाइपो मतलब एक को निकालना, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या H3PO3 होगा क्या? नहीं। सोच लो, नहीं होगा। तो या तो बोलो नॉट एग्जिस्ट, बट एक्चुअली में हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मतलब क्या होता है कि आप इसका हाइपोपायरोफॉस्फोरिक। हाइपोफॉस्फोरिक का मतलब ये होता है हाइपोपायरोफॉस्फोरिक। रिवाइज करोगे 3-4 बार बहुत क्लियर हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। 3-4 बार क्लियर करोगे आराम से, 3-4 बार रिवाइज करोगे बहुत क्लियर होते जाएगा। तो हाइपोपायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो पहले इसका पायरोफॉर्म बनाए, फिर अब अपन पायरोफॉर्म क्या आ रहा था? H2P2O7। H4। ओ बाद में बता रही। बाद में भी पानी थोड़ी निकालना है उसमें से। ओ सॉरी, हाँ सॉरी। हाइपो है, हाइपो मतलब क्या? ऑक्सीजन निकाल। एक ऑक्सीजन निकालना। हाइपोपायरो मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकालना। तो क्या बन गया देखो, H4P2O6। H4P2O6 फॉर्मूले बाजी आपको आनी चाहिए, ठीक है? H4P2O6। अब सुनना, कहाँ गया वो भाई अपना पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये रहा है ना, H4P2O7। अब बताओ मेरे को इसे H4P2O6 बनाना है, तो मैं कौन सा O निकाल दूं? बीच वाला निकाल दो, और क्या। अरे बीच वाला O निकाल दो, चलो वो तो बाद में समझेंगे। पहले अपन देखते हैं O6 से। तो पहले सबसे पहले क्या करना, OH बनाओ, OH बनाओ, पहली चीज ये होगी, ठीक है? पहली चीज हो गई OH OH बनाओ, डबल बॉन्ड O बनाओ। तो अब संसाधन देखो, संसाधन देखो, 2 P जा चुके हैं, 2 P जा चुके हैं, 4 O जा चुके हैं, 4 O जा चुके हैं, मतलब अब कितने O बचे? 2 O बचे। 2 O जा चुके हैं, मतलब 2 H बचे। और बॉन्ड कितने बचे? 2 बॉन्ड बचे। 2।
तो मैं क्या करूं, अब देखो इनको जोड़ना भी तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि तोड़ दो मरोड़ दो, अबे जोड़ना भी पड़ेगा। तो जुड़ गए। अब यहाँ पर क्या आ गया, OH और OH। ठीक है। हाइपो पायरोफॉस्फोरिक एसिड मतलब क्या होता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड लो, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से एक O निकालो, तो एक O कौन सा निकालोगे आप, बीच वाला। क्यों, अब मेरे को बताओ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ इन दोनों से +2, यहाँ इससे +1, यहाँ इससे +1, बताओ पी और पी की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी क्या? नहीं, अरे PP बॉन्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी, क्योंकि जो नहीं दोनों आएगी। भी तो हैं, दोनों हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ये बॉन्ड तो नॉन पोलर है। या तो तुम फॉर्मूले बाजी से कर लो, 6 दूनी 12, 12 में से 4 गए 8, 8 बाय तो 4, तो इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, कितनी आएगी, +4। तो अगर तुम ये समझ गए कि हाइपोफॉस्फोरिक क्या है, तो फिर मतलब तुम सब कुछ समझ गए। ठीक है, अगर तुम ये समझ गए कि हाइपोफॉस्फोरिक क्या है, मतलब तुम सब कुछ समझ चुके हो। ठीक है, चलिए आखिरी आज का लास्ट पॉइंट, हाइपोफॉस्फोरिक समझ गए मतलब गजब हो गया फिर तो, क्योंकि फॉस्फोरिक का हाइपो, इक का हाइपो डिफाइंड नहीं होता है, तो इक के हाइपो में क्या करते हैं कि जो उसके पायरो का हाइपो हो उसी को इक का हाइपो बोल देते हैं। और आज का आखिरी एग्जांपल, दैट इज मेटा 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 फॉस्फोरिक एसिड। बताओ फॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO, मेटा में क्या करते हैं, H3PO4 उसी में से पानी निकालते हैं, डबल करके X माइनस पानी, क्या करते हैं, उसी में से। उसी में से पानी निकाले, तो फॉर्मूला क्या बना, HPO3। थ्री। क्या ये स्टेबल एग्जिस्ट करता है, तो आंसर है हाँ, क्योंकि ऑक्सो एसिड है, हाइड्रोजन और O बॉन्ड है वगैरह। ठीक है, तो HPO3 बन गया, HPO3 बन गया। अब कोशिश एक बार इसके स्ट्रक्चर बनाने की कर सकते हैं अपन, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये OH बन गया, अब 2 O बचे, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसे बनेगा। हाँ सर। सही है ना, हाँ। बस ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, वैसे ये इतना स्टेबल है नहीं, ये इतना स्टेबल है नहीं। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, वैसे ये डाइमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ट्राइमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर। डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर तीनों के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बट इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज साइक्लिक ट्राइमर। साइक्लिक ट्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। HPO3 होल थ्राइस का साइक्लिक ट्राइमर बनता है, क्या बनता है देखना, ये एक बार लिख लो बस, खत्म हो रहा है फिर। साइक्लिक ट्राइमर बनता है HPO3 होल थ्राइस का, मतलब 3 बार फॉस्फोरस लगेंगे, साइक्लिक है तो, ठीक है, 3 बार फॉस्फोरस लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, 1 2 3 बॉन्ड हो गए, चौथा बॉन्ड यहाँ, पांचवा बॉन्ड यहाँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O OH, चौथा बॉन्ड यहाँ, पांचवा बॉन्ड यहाँ। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O OH, चौथा बॉन्ड यहाँ, पांचवा बॉन्ड यहाँ। अब बीच में मुद्दा इतना है, क्या POP लिंकेज होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए आप कैसे देखोगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसमें कि ओवरऑल फॉर्मूला क्या है, H3P3O9। क्या है दोस्तों, H3P3O9। और आप कितने O को कंज्यूम कर चुके हो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या POP लिंकेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टोटल 9 O है, उसमें से आप 2 4 6 को कंज्यूम कर चुके हो, 3 O बचे हैं, और अगर जब O बचे हैं तो क्या उसको घर लेके जाओगे, क्या कंज्यूम कर लो। मैंने गंदा स्ट्रक्चर बनाया, बट एक्चुअली ये 6 मेंबर की रिंग है ना, मैंने गंदा बनाया है, माफ कर देना, या तो फिर इसको मैं एक आधा मिनट लगेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों, इंपॉर्टेंस रखता है। पर मैं बोल रहा हूँ कि अभी घोट के अभी पीना है क्या, तो आंसर है नहीं, अभी घोट के अभी नहीं पीना है। तो इसको आपको कॉपी में लिखे रखना है,
जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कॉपी खोल के देख लेना। और वैसे भी आपकी कॉपी रटने की आदत तो हो गई होगी अब तक, नहीं हो तो फिर बुरी बात है। ठीक है, तो HPO3 का साइक्लिक ट्राइमर बनता है, उसके बारे में पूछा जाता है, 6 मेंबर की रिंग बनती है, तो साइक्लिक ट्राइमर ऑफ HPO3। तो अब आज तुमको हैवी लगा होगा थोड़ा सा क्योंकि नया था, बट जब कल अपन सल्फर के ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे ना, तो सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में तुम अगर रिवाइज करके आओगे तुम्हें हलवा लगेगा। पूछूंगा यार मेटा सल्फ्यूरिक एसिड क्या, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड क्या, हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड, तो बोला अरे यार ये तो हलवा है, मजाक है। तो शुरू में एक बार टफ लगेगा, बट कल अपन सल्फर और हेलोजन के सल्फर के मेनली ऑक्सी एसिड्स पढ़ना है। ठीक है, तो आप फास्फोरस का कृपया सब कुछ रिवाइज करके आइएगा। हाइपो मतलब क्या होता है, मेटा, हाइपो मतलब 1 - O, हाइपर मतलब ज्यादा से भी ज्यादा, मेटा मतलब डायरेक्ट पानी निकालना, पायरो मतलब 2 बार मिलके पानी निकालना। स्ट्रक्चर ड्राइंग में आपको देखना है कितनी वैलेंसी है, कैसे क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ये सब बातें कर ली अपन ने, है ना। अभी भी एक्चुअली मेरे को तुमको एक चीज और पढ़ानी है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है इन सब की, बट वो तुम अभी नहीं समझ पाओगे। तो एक बार कल रिवीजन से चालू करेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करके सल्फर के ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे। ऑक्सी एसिड से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जब RHS नॉट इक्वल टू LHS हो तब कैसे निकालेंगे, निकालेंगे कल निकालेंगे। सल्फर के केस में ऐसा आएगा केस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, चलिए तो मैं भेजता हूँ PDF, आज के लिए इतना रखते हैं। कृपया रिवाइज करिएगा, कृपया रिवाइज करिएगा, ठीक है। और अच्छे से P ब्लॉक पढ़ना है तो टाइम लगेगा लेक्चर में, नहीं तो अगर मैं एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा ही नुकसान है इसमें। कोई अचानक डाल लोगे जल्दी सिलेबस करके कुछ हो जाएगा तो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस प्रॉपर होना चाहिए, तो अपन करते चलेंगे। फिर आज इतना ही रखते हैं मित्रों, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। रिवाइज करिएगा, मिलते हैं ना, बाय बाय टाटा। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।